बेटा ये पेपर था अक्टूबर नवंबर 18 का और 4/2। अच्छा मैं कोशिश करूंगा, आज हमने थोड़ी लंबी क्लास लेनी है और ये पूरा पेपर एक ही क्लास में सॉल्व करना है, ठीक है। मे बी क्लास जो है ना आपकी 2 आवर्स तक जाए, क्योंकि कल मैंने आपकी क्लास नहीं लेनी, इसके वजह से कल वाली क्लास में आज ही बेटा इसको पूरा करेंगे, ठीक है। आज लंबी क्लास ले लेंगे। तो अब देखें क्वेश्चन नंबर 1, एन एल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अ कीटोन ऑल ऑफ सिमिलर वोलेटिलिटी। अच्छा वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि उनके पास वेपर्स में जो कन्वर्ट होने की एबिलिटी है ना वो सेम है, ठीक है। एल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन, आप अगर बेटा इनके फॉर्मूलाज देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड ये आ रहा है, ठीक है, कीटोन आपका ये है CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 और एल्कीन आपका ये है। अगर आप इनमें पोलैरिटी देखें तो सबसे ज्यादा पोलर कौन सा होगा, ये मोस्ट पोलर है। रीजन इज कि इसके अंदर बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना, देखें हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है इट कैन मेक हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कीटोन बेटा आपको नजर आ रहा है, ये कीटोन जो है इसमें परमानेंट डायपोल फोर्स होगी। इसमें कौन सी फोर्स होगी, परमानेंट डायपोल IMF इसमें होगी। और जो अल्कीन है बेटा ये आपका नॉन पोलर है, राइट। तो ये चीजें पहले तो आपको पता होनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्ट पोलर है, ये इंटरमीडिएट टाइप का, और अल्कीन इज नॉन पोलर। अब आ जाए क्वेश्चन पर कि अल्कीन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन all of similar volatility are mixed together. The mixture is then analyzed by a gas chromatography. बड़ा गैस क्रोमेटोग्राफी के थोड़े सा आप डिटेल सुन लें कि ये होता किस तरह का जी। इसमें आपके पास बेटा ये कॉलम होगा इस तरह का, ठीक है, एक मिनट। अच्छा बेटा अच्छा मैं आपको पहले ना जल्दी से इसकी बेटा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ ताकि आपको गैस क्रोमेटोग्राफी का थोड़ा आइडिया हो जाए कि गैस क्रोमेटोग्राफी काम कैसे करता है जी। ये आपके पास इसमें एक राउंड कॉलम होता है बेटा ऐसे करके, ठीक है। ये डायग्राम कोई इतनी अच्छी नहीं बन रही, लेकिन चलें आपने इसको समझना है। तो यहाँ बेटा आपका डिटेक्टर लगा होगा, दिस इज द डिटेक्टर, ठीक है। और ये जो आपको ये जो बेटा है ना ये जो आपके रिंग से नजर आ रहा है कॉलम है, इसके अंदर लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। इसमें क्या है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अच्छा यहां से आपका गैसेस का मिक्सचर एंटर होगा, यहां से आपने गैसेस मिक्सचर को एंटर करना है। दिस इज गैसेस मिक्सचर, यहां से एंटर होंगे गैसेस मिक्सचर। और यहाँ बेटा आपके पास इनर्ट गैसेस होंगी, यहाँ आपके पास पंप है। अब जरा सुने जी होगा क्या। बेसिकली क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सेपरेशन होती है। क्या होता है ये सेपरेशन, इस दफा जो गैसेस मिक्सचर है इसमें 3 चीजें हैं, एक है कार्बोक्सिलिक, एक है कीटोन और एक है अल्कीन। ये बेटा 3 गैसेस मिक्सचर आपने ऊपर से एंटर किए हैं। और यहां से ये इनर्ट गैसेस जो है ना, दिस इज द मोबाइल फेज, ये मोबाइल फेज है जो आपकी इनर्ट गैसेस को अंदर लेके जाएंगी इस कॉलम के अंदर, ठीक है। तो ये जो आपके पास बेटा इनर्ट गैसेस है, दिस इज द मोबाइल फेज, और ये बेटा आपका सैंपल है। तो अब ये इनर्ट गैसेस आपके सैंपल को पुश करेंगी इनसाइड द कॉलम। कॉलम किसका बना हुआ है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन। कॉलम इज जो है ना असल में नॉन पोलर है। तो मुझे ये बताएं इन तीनों कंपाउंड में से जो ऊपर मैंने बताए हैं कार्बोक्सिलिक, कीटोन और एल्कीन, कौन इस हाइड्रोकार्बन से बहुत स्ट्रॉन्ग IMF डेवलप करेगा। डेफिनेटली आप कहेंगे अल्कीन जो है, अल्कीन वो इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से स्ट्रॉन्ग IMF डेवलप करेगा, क्योंकि अल्कीन भी नॉन पोलर है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन भी नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में इंटरेक्शन जो है IMF स्ट्रॉन्गर होंगी। तो ये जो अल्कीन है ना बेटा, ये जो एल्कीन है ये मैक्सिमम टाइम अपना कॉलम में रहेगा, ठीक है, ये कॉलम में एब्जॉर्ब हो जाएगा। अच्छा कौन जो है बहुत कम IMF डेवलप करेगा विद दिस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन, इन तीनों में से
जो मोस्ट पोलर, आपको पता है जो पोलर होते हैं ना, वो पोलर चीजों में डिसॉल्व होते हैं या आईएमएफ डेवलप करते हैं। तो जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, वो इस लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन में बिल्कुल भी आईएमएफ डेवलप नहीं करेगा, बल्कि इसमें से आएगा और जल्दी से पास होकर डिटेक्टर में आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं बेटा, आईएमएफ मीन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप ये कह सकते हैं ना बेटा कि सबसे पहले कौन पहुंचेगा इस डिटेक्टर में, इस डिटेक्टर में सबसे पहले कौन पहुंचेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड आपने यहां से एंटर तो किया, लेकिन वो इस कॉलम में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से बॉन्ड इतना ज्यादा नहीं स्ट्रॉन्ग बना रहा, जिसकी वजह से वो डिटेक्टर तक जल्दी पहुंचेगा। इसको हम कह सकते हैं कि इसका रिटेंशन टाइम कम होगा। रिटेंशन टाइम, ये भी समटाइम वो पूछता है कि रिटेंशन टाइम क्या होता है। मतलब ये रिटेंशन टाइम होता है जो आपने सैंपल डाला और डिटेक्टर तक पहुंचने में, सैम्पलिंग और डिटेक्टर तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, दैट इज द रिटेंशन टाइम। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है जी कि विल नॉट कार्बोक्सिलिक एसिड हैव ग्रेटर आईएमएफ विद हाइड्रोकार्बन। नहीं बेटा, हाइड्रोकार्बन इज नॉन पोलर, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है ना। अल्केन क्या होते हैं, अल्केन्स आर नॉन पोलर, कार्बोक्सिलिक एसिड इज पोलर, और कार्बोक्सिलिक एसिड तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मोस्ट पोलर है। इसकी वजह से इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी या कम होगी। तो सबसे पहले कौन निकल के आएगा जी, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड निकलेगा पहले नंबर पर। देन सबसे आखिर में कौन आएगा, अल्कीन, क्योंकि अल्कीन पोलर, अल्कीन नॉन पोलर है, और आपके हाइड्रोकार्बन भी क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर बेटा आएगा कीटोन। अब जरा उसका क्वेश्चन बेटा देख ले, यहाँ नेट के सिग्नल इधर आते हैं ना। अब देखें इसमें आपके पास जो तीन ये कंपाउंड्स हैं, जे, के और एल, आपने बताना है कि इसमें जे क्या है, के क्या है और एल क्या है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन दोबारा हम पढ़ते हैं जी। एन एल्कीन, a carboxylic acid and a ketone, all of similar volatility, are mixed together. The mixture is then analyzed by a gas chromatography. The gas chromatogram produced is shown. अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो एरिया अंडर द पीक आ रहा है ना बेटा, ये आपको कंसेंट्रेशन बता रहा है कि ये जे की कंसेंट्रेशन है, ये के की कंसेंट्रेशन है, और ये एल की कंसेंट्रेशन है, राइट। अब क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है इसमें कि separation of three compounds depend on their relative solubility in the liquid stationary phase. लिक्विड स्टेशनरी फेज कौन सा है बेटा, आपका लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, ज्यादा बंद कर दीजिएगा, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। द लिक्विड स्टेशनरी फेज इज एन एल्केन। complete the table to suggest which compound in the mixture is responsible for each peak, J, K and L। तो बेटा आप देखें सबसे पहले कौन निकल रहा है, नीचे टाइम है, आपने देखा कि 5 मिनट के बाद सबसे पहले एक कंपाउंड निकला है, फिर दूसरा कंपाउंड बेटा निकल रहा है आफ्टर 10 मिनट, और तीसरा कंपाउंड निकल रहा है आफ्टर 15 मिनट। सबसे लेट कौन निकल रहा है, एल। तो इसका मतलब है कि एल जो है ना, उसने ज्यादा टाइम कॉलम के अंदर स्पेंड किया है। इट मींस एल जो है वो स्ट्रॉन्गर आईएमएफ डेवलप कर रहा है किसके साथ, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के साथ। तो एल इज एल्कीन, राइट। और सबसे जल्दी कौन निकल रहा है भाई, जे। जे इसका मतलब है बिल्कुल इंटरेक्शन ही नहीं कर रहा कॉलम के अंदर जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है उसके साथ। तो जे क्या होगा बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो ये आपके पास यहां पर आपने बेटा लिखना है इसको इस तरीके से कि जे इज कार्बोक्सिलिक एसिड। जे बेटा आपका क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। और एल आपका क्या होगा बेटा, एल्कीन होगा। और दरमियान में क्या आ रहा है बेटा आपके पास, दरमियान में आपके पास आ रहा है कीटोन। बेटा मैं एक मिनट आप लोगों को क्वेश्चन सुनो, अल्कीन क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें सबसे कम इंट्रेक्शन होगी। इनाया या तो आपने लेट क्लास बेटा अटेंड किया मुझे लग रहा है। बेटा मैंने अभी ये बताया है कि ये जो आपका कॉलम है ना बेटा, ये जो कॉलम है ये वाला, असल में जो आपका सैंपल होगा वो इस कॉलम के साथ इंटरेक्शन करेगा, आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डेवलप करेगा, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ये कॉलम किसका मिलकर बना हुआ है। इस कॉलम की जो पैकिंग है वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन से की हुई है। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, राइट। तो नॉन पोलर किन के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग आईएमएफ डेवलप करता है, नॉन पोलर के साथ स्ट्रॉन्ग आईएमएफ डेवलप करेगा, या नॉन पोलर पोलर के साथ स्ट्रॉन्ग आईएमएफ डेवलप करेगा। तो डेफिनेटली बेटा जो नॉन पोलर होते हैं वो नॉन पोलर के साथ स्ट्रॉन्ग आईएमएफ डेवलप करेंगे। तो अल्कीन
ज्यादा इंटरेक्शन करेगा ना अंदर इस कॉलम के अंदर जो पैकिंग हुई है, तो इसका मतलब है वो डिटेक्टर तक लेट पहुंचेगा। और कौन सबसे कम आईएमएफ डेवलप करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड जल्दी से इस कॉलम में से गुजरकर डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा। तो इसलिए मैंने लिखा है कि जे जो है ना, देखें 5 मिनट के बाद जे डिटेक्टर तक पहुंच रहा है। सबसे पहले जे पहुंचा है, इसका मतलब है कि जे एक जो है ना मोस्ट पोलर कंपाउंड है। जे क्या है? मोस्ट पोलर। तो आप ये इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे मोस्ट पोलर। और सबसे आखिर में कौन पहुंच रहा है जी? एल। क्योंकि ज्यादा टाइम लगे ना, 15 मिनट लगे हैं इस एल को डिटेक्टर तक पहुंचने में। इट मींस एल जो है इस कॉलम के अंदर ज्यादा आईएमएफ डेवलप कर रहा है। तो अल्कीन क्यों ज्यादा आईएमएफ डेवलप कर रहा है? क्योंकि अल्कीन इज नॉन पोलर ना, अल्कीन नॉन पोलर है, तभी वो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन के साथ स्ट्रॉन्गर आईएमएफ डेवलप कर रहा है। और कीटोन इन दोनों के दरमियान में है, क्योंकि कीटोन हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं बना सकता ना, इतना ज्यादा पोलर तो नहीं है। तो पोलैरिटी जो है उसकी दरमियान में आ रही है। ठीक है, पोलैरिटी जो है इसकी बिटवीन जे एंड एल है। उम्मीद है अब समझ आ गया होगा। अच्छा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट कैलकुलेट्स द एरियाज अंडरनीथ द 3 पीक्स इन द क्रोमेटोग्राफ। देखें, ये कंप्यूटर मेजर करता है, जो इसके एरिया आ रहा है ना, ये आपको मेजर नहीं करना। उसने आपको बताया जी कि जे में कितना एरिया आ रहा है, के में कितना आ रहा है, और एल में कितना आ रहा है। ठीक है, तो अब बेटा देखें, आपके पास the area underneath each peak is proportional to the mass of the respective compound। जितना एरिया आ रहा है ना बेटा, देखिए सबसे ज्यादा एरिया किस में आ रहा है? जे में आ रहा है। इसका मतलब है कि उसका मैस भी क्या होगा? ज्यादा होगा सैंपल में। कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मैस इन द ओरिजिनल मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड रिस्पांसिबल फॉर द पीक के। आपने बताना है कि जो आपका सैंपल था ना बेटा, उस सैंपल में के की परसेंटेज कितनी है। आपका सैंपल में 3 चीजों का मिक्सचर था ना, जे के और एल। आपने बताना है परसेंटेज ऑफ के इन योर सैंपल कितना है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। तो आपने बताना है जी यहाँ पर के का कितना एरिया आ रहा है बेटा, के का कितना एरिया है? 18। परसेंटेज ऑफ के निकालनी है ना आपने इन सैंपल। तो ये 18 डिवाइडेड बाय ऑल द एरियाज, इसको सम कर दें। 46 प्लस 18 प्लस 28, और परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100 भी करेंगे। तो ये बेटा आपके पास आ रही है 19.6। बेटा ये एरिया आपको कंसंट्रेशन बता रही है, जो अभी आपको बताया कि ये जो देखें, ये जो ग्राफ है, इसके अंदर ये जो येलो कलर का एरिया है ना, ये असल में कंसंट्रेशन बताती है कि आपके सैंपल में जे ज्यादा है, के ज्यादा है, या एल ज्यादा है। तो ये एरिया उसने कंप्यूटर से मेजर करके आपको बता दिया कि जे के अंदर इतना एरिया आ रहा है, के में इतना आ रहा है, और एल में इतना आ रहा है। फिर उसने बताया कि ये जो एरिया आ रहा है ना, ये मैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एरिया और मैस में डायरेक्ट रिलेशन है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना मैस ज्यादा होगा। और फिर उसने बेटा आपसे क्या पूछा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मैस इन द ओरिजिनल मिक्सचर। नहीं बेटा, आपने एनसीआर पूछ लिया कि आपने ऊपर जो है ना, ये जो एक्सप्लेनेशन में आपने आईएमएफ लिखना है। नहीं बेटा, आपको यहाँ पर पोलर नॉन पोलर ये वर्डिंग यूज करनी है। ठीक है, आईएमएफ की बेस पर नहीं, आपको पोलैरिटी की बेस पर बताना होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। क्लोरोबेंजीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम बेंजीन एज शोन। देखिए, ये बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, जिसमें आप बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड catalyzes this reaction, write an equation to show how AlCl3 generates the electrophile। लेकिन जिस तरह होता है कि ये AlCl3 जो है ना, ये क्लोरीन से रिएक्शन करता है। आपको पता है कि AlCl3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल है ना। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? जल्दी से रीजन सुन लें कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बेटा। ये इस तरह है जी, मैं क्लोरीन के फिलहाल इलेक्ट्रॉन नहीं डाल रहा, टाइम हमारे पास कम है। ये देखें, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कोशिश ये करेगा बेटा, ये कोशिश ये करेगा कि इस क्लोरीन को अपने साथ मिला ले। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? AlCl4- और Cl+। अगर ये रिएक्शन समझ नहीं आया तो यहाँ देखें, मैं इसकी चलिए डिटेल बता देता हूँ आपको। इस तरह हो रहा है जी, ये 1 2 3, ये ऐसे है बेटा, और ये जी ऐसे।
अब पता क्या होता है बेटा, होता यह है कि असल में ये जो आपको क्लोरीन का लोन पेयर नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना लेता है। किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है, जब डेटिव बॉन्ड बनाएगा ना तो बॉन्ड यहां से टूट जाएगा ऐसे करके। ये आपके देखिए ये जो क्लोरीन है, ये डेटिव बॉन्ड जब बनाएगा तो ये बनेगा आपके पास 1 2 3, और ये बेटा क्लोरीन आ गया इधर। क्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन मैं नहीं डाल रहा बेटा। ये देखिए AlCl4 क्यों आ गया AlCl4? क्योंकि ये Cl नेगेटिव बेटा यहाँ से आ रहा है, बॉन्ड यहाँ से टूटा है। देखिए बॉन्ड यहाँ से टूटा है जी इसका, जिसकी वजह से ये AlCl4 नेगेटिव आ रहा है। यहाँ से बॉन्ड टूटा है ना जब, तो एक क्लोरीन ने, इस क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन का ले लिया ना बेटा, ये देखें, तो AlCl4 माइनस, और साथ में जो दूसरा Cl होगा वो प्लस की फॉर्म में आ जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल, ये मैंने बेटा लिखा है बेसिकली यहाँ। ठीक है, अच्छा, ड्रॉ द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन दिस इलेक्ट्रोफाइल एंड बेंजीन। अब देखिए मैकेनिज्म आपने कैसे ड्रॉ करना है, जल्दी से देख लें इसको। बड़ा आसान सा मैकेनिज्म है, मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई बच्चा भी गलती करेगा। ये बेंजीन है, बेंजीन इज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि बेटा इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस पाई इलेक्ट्रॉन ने अटैक करना है बेसिकली किसके ऊपर? इस क्लोरीन के ऊपर। ठीक है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे। जब पाई इलेक्ट्रॉन अटैक करेंगे ना तो ये रिंग अंदर से रप्चर होगा। ये रिंग ने क्या होना है? रप्चर होना है। ये देखिएगा, ये जो मैंने ब्लू कलर का पार्ट शो किया है, ये देखें, ये अब सिग्मा बॉन्ड में चला गया। ये जो पहले पाई बॉन्ड बना रहा था ना बेटा, ये ब्लू कलर, ये पहले पाई बॉन्ड बना रहा था ना, ये अब किस में चला गया? सिग्मा बॉन्ड में। और अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी ना रिंग में। रिंग में देखें इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी है 1/3। 1/3 जो रिंग है वो रप्चर हो गया है, तो बेंजीन में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बेंजीन के ऊपर रिंग के अंदर आपने प्लस चार्ज डाल देना है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा? ये H अंदर जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस करेगा बेटा, ये रिंग देखें कंप्लीट हो जाएगा, और ये H प्लस की फॉर्म में रिलीज हुआ है। हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिया ना, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन रिंग को दे दिया, और अब यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड जो था ना बेटा, ये पाई बॉन्ड में चला गया। अब क्या हो गया जी, जो H प्लस बना है ना, अब वो कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन टू शो हाउ द कैटलिस्ट इज रीजनरेटेड। अब देखिए कैटलिस्ट में क्या था? AlCl3। ये जो बेटा H प्लस बना है, ये AlCl4 से रिएक्शन करेगा, H प्लस और AlCl4 माइनस। मैं समझाने के लिए बच्चों को ये इसको ऐसे लिख देता हूँ, AlCl3 डॉट Cl माइनस। ये Cl माइनस H प्लस से रिएक्शन करेगा ना बेटा, तो क्या बनेगा? HCl बनेगा, और AlCl3 कैटलिस्ट रीजनरेट हो रहा है। तो ये देखिए बेटा, ये जो H प्लस बना था, ये H प्लस इस AlCl4 के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है? HCl बना रहा है, और AlCl3 कैटलिस्ट रीजनरेट हो रहा है। राइट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। कैटलिस्ट कैन बी हेट्रोजेनियस और होमोजेनियस। बेटा हेट्रोजेनियस वो होते हैं कि जिनमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट डिफरेंट फेज में हो, होमोजेनियस वो होंगे जिसमें कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो। तो व्हाट इज मीन बाय होमोजेनियस कैटलिस्ट? तो आप इसमें लिख देंगे रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। आगे आ जाए नेक्स्ट। कंप्लीट द टेबल बाय प्लेसिंग वन टिक इन ईच रो टू इंडिकेट द मोड ऑफ एक्शन इन द कैटलिस्ट। देखिए रोहोडियम इन द रिमूवल ऑफ NO2 गैस, NO2 बेटा गैस है, रोहोडियम आपके पास एक सॉलिड है। आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे ये ट्रांजिशन मेटल में आ रहा है, तो ये क्या होगा जी? गैस और सॉलिड, हेट्रोजेनियस। दूसरा देखें बेटा, दूसरा मेटल्स आयन की फॉर्म में लिए हुए। याद रखें जब भी मेटल आयन की फॉर्म में होगा वो लिक्विड होगा, लिक्विड या एक्वस। तो ये मेटल आयन की फॉर्म में है ना, आयरन 3। इसका मतलब है कि अगर जीरो होता ना तो ये सॉलिड होना था। अगर मेटल जीरो होता ना, जिस तरह ऊपर रोहोडियम जीरो है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो ये सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर मेटल आयन की फॉर्म में, तो ये एक्वस। और ये देखें ये भी आयन्स है बेटा, ये भी आपके पास एक्वस फॉर्म में होंगे। ठीक है, आयोडाइड और S2O8 माइनस, ये तो रिएक्शन आपके सिलेबस में भी है। तो ये बेटा होमोजेनियस है, जिसमें बोथ कैटलिस्ट आयरन 3 एंड आयोडाइड S2O8 माइनस बोथ आर इन सेम फेज, तो ये आपका होमोजेनियस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड कॉपर 2।
अब देखें, उसने आपसे ना बड़ा ट्रिकी वाला पूछा है। कॉपर की वैसे जो होती है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, में आपको बताता हूँ 1s2, बड़ा फेज और स्टेट सेम है। उसने मार्क्स स्कीम में आपको, वैसे इसमें डिफरेंस होता है, मैंने आपको क्लास में बताया होगा, डिफरेंस इसमें होता है फेज और स्टेट में, लेकिन मार्क्स स्कीम में वो अलाउ कर रहा है उसने। आप देखेंगे मार्क्स स्कीम में उसने फेज स्लैश स्टेट, ठीक है, तो इसलिए आप जो मर्जी इसमें लिख दें, लेकिन फर्क होता है, ठीक है, इसमें माइनर सा फर्क होता है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। बेटा होना तो ऐसे चाहिए था ना, आप चेक करें, ऐसे होना चाहिए था 4s2 3d9, लेकिन एस में आप ये बात पढ़ चुके हैं कि डी सब शेल जो है वो बेटा अनस्टेबल होगा, और 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 3d में। अच्छा, जाने के रीजन दो हैं, एक तो डी इज अनस्टेबल, और दूसरी रीजन ये कि एस और डी में डिफरेंस बहुत कम होता है बेटा। एस, बस आपको ये इसमें पता होना चाहिए। ये जो होती है ना कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों होती है भाई, ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों होती हैं, इसकी एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है, श्री आप ये बात एक दफा पूछ रही थी कि क्यों ट्रांजिशन मेटल्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इसका एक ही आंसर है, वो ये कि 4s एंड 3d देयर इज अ वेरी लेस एनर्जी गैप 4s और 3d में, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3d 4s से निकलता है और 3d से भी निकल सकता है, ठीक है। तो अब बेटा 3d इज अनस्टेबल, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, 3d में, तो आपने इसको करना है 4s1, 4s1 एंड 3d10। तो यहां पर बेटा आपको ये करना है, 3d10 करना है और 4s1 करना है, ठीक है जी। अब आपने कॉपर 2 निकालना है जी, कॉपर 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आपको एक नोट लिख लेना चाहिए अपनी नोटबुक पर कि व्हेन ट्रांजिशन मेटल फॉर्म आयंस, आपने हमेशा 4s से इलेक्ट्रॉन पहले निकालने हैं, 4s इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट फर्स्ट। तो बेटा आपने एक इलेक्ट्रॉन ये निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन आप डी से निकाल लें, तो आपके पास बनेगा ये जी, अब ये बनेगा जी, ठीक है। अच्छा बेटा अब आ जाए आगे, नेक्स्ट, the 3d orbital in an isolated copper 2 ions are degenerate. With a degenerate orbital mean the orbitals having same energy. Degenerate orbitals कौन से होते हैं, those orbitals having same energy। आप चेक कर सकते हैं बेटा, ये जो 3d है क्या ये सेम एनर्जी पर है, तभी तो इकट्ठे ड्रॉ किए हुए हैं, गैप तो नहीं है ना। लेकिन 4s और 3d में देखें देयर इज अ गैप, तो इसका मतलब है इसमें एनर्जी डिफरेंस आ रहा है। लेकिन ऐसे ऑर्बिटल 3p होता है बेटा, आप p को कैसे लिखते हैं, 3px, 3py, 3pz, इकट्ठा लिखते हैं ना, सेम एनर्जी है, तो डीजनरेट मीन सेम एनर्जी, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, ठीक है, उनको बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स। अच्छा, कंप्लीट द डायग्राम टू डिस्क्राइब द स्प्लिटिंग ऑफ 3d ऑर्बिटल्स इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आपको बेटा पता है कि जब भी ट्रांजिशन मेटल को लाइगेंड्स आकर सराउंड करते हैं, तो लाइगेंड्स के पास लोन पेयर होता है ना बेटा, तो ये लाइगेंड्स के लोन पेयर और 3d के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस रिपेलियन की वजह से डी ऑर्बिटल स्प्लिट होता है दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में, ठीक है। अब इसमें दो शेप्स आपको याद रखनी है। ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है जी, ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग कैसे होती है, इस तरीके से कि तीन ऑर्बिटल नीचे, कौन कौन से तीन, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, और दो ऑर्बिटल ऊपर, डी एक्स स्केयर वाई स्केयर डी जी स्केयर। इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन आपको फिलहाल रीजन जानने की जरूरत नहीं है बेटा। यह है ऑक्टाहेड्रल। अगर बेटा वो पूछता आपसे कि टेट्राहेड्रल में बताएं, किसमें बताएं, टेट्राहेड्रल में, तो आपने ये फ्लिप कर देना था। ऑक्टाहेड्रल में देखें ऐसे होगा कि डी एक्स स्केयर वाई स्केयर नीचे आएगा और बाकी तीन ऊपर आएंगे। व्हाई डज स्प्लिटिंग हैपेंस। बेटा एक बच्चा क्वेश्चन पूछा है कि स्प्लिटिंग क्यों हो रही है, मैंने अभी आपको रीजन बताई, वो ये कि जो लाइगेंड्स होते हैं, लाइगेंड्स बेटा आके सराउंड करेंगे कॉपर को या नहीं करेंगे, करेंगे। तो लाइगेंड्स के अंदर लोन पेयर होते हैं, राइट, और डी ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लाइगेंड्स जब अप्रोच करेंगे ना डी ऑर्बिटल्स को, तो उनमें रिपलियन होती है, तो उस रिपलियन को, उस रिपलियन की वजह से डी ऑर्बिटल अपने आप को सेपरेट कर देता है दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में, ठीक है। एक ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी, ये लोअर एनर्जी वाला है बेटा, ये इसको आप कहते हैं लोअर एनर्जी, और ऊपर वाला क्या है, हायर एनर्जी। पिछली क्लास में जो हमने बेटा क्वेश्चन सॉल्व किया था ना ट्रांजिशन मेटल्स में, मैंने इसकी डिटेल भी बताई थी कि कलर्स कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है।
लेकिन सेपरेटिंग की रीजन ये है कि रिपलियन बिटवीन द लाइगेंड्स एंड द डी इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बेटा, बाइडेंटेड लाइगेंड क्या होता है? बाइडेंटेड लाइगेंड्स आपके पास ऐसे लाइगेंड्स होते हैं which can donate two pair of electron. Ligands which can donate two pair of electrons, दो डेटिव बॉन्ड बनाएंगे, जिस तरह के बेटा ये है, देखें NH2 CH2 CH2 और NH2, ये देखिएगा इथाइलिन डायमाइन, लाजमी ये एक नहीं है और भी है, देखें ऑक्सलेट भी है, ये देखिए ये है ऑक्सलेट, ये भी बाइडेंटेड है। देखें ये दोनों ऑक्सीजन जो है ना दो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, इसको बाइडेंटेड लाइगेंड बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं OX और ऊपर वाले को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EN, इथाइलिन डायमाइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कह रहा है जी कि कॉपर टू आइन एंड EN, अब EN वही है जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, इथाइलिन डायमाइन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EN बोलते हैं। Copper to ion and EN form the complex. Draw the two optical isomer for this complex. You may use, अच्छा देखें ये इसमें ना आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है, ये इस तरह है जी NH2 NH2 CH2 और CH2, उसने स्केलेटल फॉर्मूला बस आपसे कह दिया, इसलिए उसने इसको हाइड्रोजन को मेंशन नहीं किया। उसने कहा आप इथाइलिन डायमाइन को ना ऐसे ड्रॉ कर ले। तो अब आप बेटा इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? देखें ये आपके पास ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगी ना, क्योंकि कॉपर के साथ छह डेटिव बॉन्ड बन रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा इस कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो आप एक नाइट्रोजन इधर लगाएं, एक नाइट्रोजन इधर लगाएं और बस इसको ऐसे ड्रॉ कर दें। दूसरा कैसे करेंगे? देखें एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर और बेटा इसको ऐसे ड्रॉ कर। तीसरा बेटा कैसे ड्रॉ करेंगे? तीसरा बेटा ये लेंगे, एक नाइट्रोजन इधर, एक नाइट्रोजन इधर और इसको ऐसे ड्रॉ करें। ऑप्टिकल आइसोमर बेटा इसका मिरर इमेज आपने बनाना है। ये दरमियान में मिरर आ गया, मिरर इमेज बनाएंगे जी आप लोग। अब मिरर इमेज बेटा आपने बनाना है तो वो ये देखें, ये इधर आ जाएगा रेड वाला, ब्लू कलर से जो है वो उसी के सामने आप ड्रॉ करेंगे और ये जो ब्लैक वाला है ये बिल्कुल पीछे आ जाएगा इधर। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। आप अगर बेटा इस कॉम्प्लेक्स को उठाएं, आप इस कॉम्प्लेक्स को उठाकर इसके ऊपर रखें तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब एक जैसे लाइगेंड्स एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, the reaction scheme shows some reactions of cobalt हेक्सा एक्वा कोबाल्ट 2। श्री मैंने बेटा आपको एक काम दिया था कि आप जितने भी कॉम्प्लेक्सेस के कलर्स हैं वो काइंडली मुझे एक पेज पे लिखकर सेंड करें, मैं इसको चेक करूंगा और ग्रुप्स में सेंड करूंगा। ठीक है, बच्चों को चाहिए ताकि मैं उनको ग्रुप में सेंड करूं और बच्चे उन कलर्स को याद कर लें। तो कोशिश करें कि सारे कलर्स उसमें होने चाहिए, सारे कलर्स। मुझे आज आप लाजमी जो है ना, अगर आप एक और काम कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपके पास बेटा, ये सब बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपके पास घर में कलर्स तो होंगे, तो आप टेस्ट ट्यूब बनाएं और उसको उसी कलर से, जिस तरह आपके पास है ना कॉपर 2 हेक्सा एक्वा कॉपर 2, कॉपर को जब 6 वाटर सराउंड करते हैं तो क्या कलर होता है जी? लाइट ब्लू सोल्यूशन। तो लाइट ब्लू कलर आप टेस्ट ट्यूब पे कर दें और उसके आगे फॉर्मूला लिख दें CuH2O6 2+, तो आपको फिर भूलेगा नहीं, आपको वो शेड याद रहेगा आपके दिमाग में कि कॉपर 2 जो है ना वो ब्लू कलर का होता है। इस तरह कोबाल्ट है, ठीक है, आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड है, इसका क्या कलर होता है? ब्लू। और कोबाल्ट को जब वाटर सराउंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पिंक हो जाएगा। तो ये बेटा आप लोग अगर कलर से याद करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से याद होगा। अच्छा, अभी क्वेश्चन नंबर 3 पर आए। द रिएक्शन स्कीम शोज सम रिएक्शन ऑफ कोबाल्ट। पहले बेटा ये सुन ले कोबाल्ट के बारे में कुछ, आपको मैं याद कराता हूँ। ओ लेवल्स के अंदर आपने वाटर का एक टेस्ट किया था। एक तो था वाटर का टेस्ट जो आप करते थे उससे ना, कॉपर सल्फेट से, कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट, उसमें वाटर डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा, वो तो बहुत कॉमन है। एक कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का टेस्ट भी था, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, ये बेटा होता था ब्लू कलर का। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर किस कलर का है? ब्लू कलर का। आप बेटा इसमें वाटर ऐड करें ना, क्या ऐड करें? वाटर। तो ये जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, कोबाल्ट पेपर जो होगा
ये आपका पिंक कलर में हो जाता है वाटर के एडिशन से। तो ये टेस्ट याद कर लें और ये रिएक्शन भी आपके सिलेबस में कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, वाटर क्या करता है, वाटर, नोट ये लिख लें, वाटर टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनटू पिंक, वाटर टर्न्स ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर इनटू पिंक, पिंक कलर में कन्वर्ट करता है। अब देखें जी इसका, ये आपको अब नजर आ रहा है कि कोबाल्ट को कौन सराउंड कर रहा है, वाटर ना। कोबाल्ट को जब वाटर सराउंड कर रहा है बेटा, इसका कलर क्या होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए पिंक। ठीक है, फिलहाल वो यहाँ कलर नहीं पूछ रहा, लेकिन रिएक्शन पर अब आ जाए। रिएक्शन 1 में क्या हो रहा है जी कि जो 6 वाटर थे ना, उनमें से 2 वाटर को 2 OH ने रिप्लेस कर दिया। तो आपने किससे रिएक्शन कराया होगा बेटा, NaOH के साथ, क्योंकि NaOH का जो OH है ना, वो क्या कर रहा है, वो वाटर को रिप्लेस कर रहा है, लाइगेंड सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ठीक है, अच्छा फिर क्या हो रहा है जी, उसने एक्सेस ऑफ अमोनिया डाला। ये अच्छा मेरी बात सुनिए, ये प्रेसिपिटेट आपके पास, ये क्या होंगे जी, प्रेसिपिटेट होंगे। ये क्यों प्रेसिपिटेट होंगे, मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज हो ना, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जीरो चार्ज हो तो वो सॉलिड होता है, वो क्या होगा, सॉलिड, तो ये प्रेसिपिटेट है। अच्छा ये प्रेसिपिटेट नहीं है, क्यों, इसके ऊपर चार्ज आ रहा है ना, तो ये सोल्यूशन की फॉर्म में होगा। ये क्या होगा, सोल्यूशन, और इसका कलर मैं आपको बता देता हूँ, पिंक। इसका कलर क्या होगा, पिंक होगा। अब आगे चले, अब वो डाल रहा है जी एक्सेस ऑफ अमोनिया। अब ये आपको थोड़ा सी चीजें याद करनी है कि एक्सेस ऑफ अमोनिया का मतलब हम होता है 6 अमोनिया। एक्सेस ऑफ अमोनिया का क्या मतलब होता है, 6 अमोनिया। अब 6 के 6 अमोनिया बेटा इन 4 वाटर्स को और 2 OH को रिप्लेस करेंगे और आपके पास बनेगा कोबाल्ट, 6 अमोनिया आ जाएंगे, ये ऐसे जी। ठीक है, बेटा फ्यू ड्रॉप्स वाला नहीं है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, फ्यू ड्रॉप्स वाला नहीं है हमारे इसमें। मैंने लेकिन फिर भी आप लोगों को लिखवाया था जोहा, अगर आप भूल रही हैं तो मैं आपको फिर बता देता हूँ, चलें सुने बेटा। कोबाल्ट की फिर सुन लें आप जरा, कोबाल्ट के ना जरा वो देख लें कलर्स क्या है जी। कोबाल्ट अगर इस तरह हो ना, कोबाल्ट 6 वाटर और ये 2+, ये बेटा होगा, नहीं मैं भी उस क्वेश्चन से हट के बेटा, उस क्वेश्चन से हट के आपको एक चीज बता रहा हूँ। अगर इस तरह होगा ना तो ये पिंक कलर का है जी। किस कलर का है, पिंक। अच्छा इसमें अगर आप NaOH डालते हैं, क्या डालते हैं इसमें अगर आप NaOH, तो ये बन जाएगा कोबाल्ट वाटर 4 OH, जीरो हो गया ना चार्ज। अब प्रेसिपिटेट बनेगा नहीं बनेगा, किस कलर के प्रेसिपिटेट है, ब्लू प्रेसिपिटेट। किस कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे जी, ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे इधर। बिल्कुल ये कलर जो मैं कर रहा हूं, एग्जैक्टली यही कलर होगा जी, एग्जैक्टली यही कलर होगा। अच्छा अब आगे चलें, जो इसमें है अमोनिया वाला बेटा, अमोनिया। अमोनिया का मैंने आपको बताया था कि स्मॉल अमाउंट में वो नहीं पूछता, लेकिन चले मैं फिर बता देता हूँ कि आपके पास कोबाल्ट है, कोबाल्ट 6 वाटर ने सराउंड किया हुआ है, 2+, पर इसका कलर है पिंक। अगर आप इसमें स्मॉल अमाउंट में अमोनिया डालते हैं ना, स्मॉल अमोनिया, स्मॉल अमाउंट में मतलब 2 अमोनिया डालेंगे, ठीक है, तो बेटा क्या बनेगा आपके पास, ग्रीन प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनेंगे जी, ग्रीन प्रेसिपिटेट। ये जिस कलर के मैं बना रहा हूं बिल्कुल एग्जैक्ट ये होगा, ग्रीन आपके पास प्रेसिपिटेट बनेंगे, कोबाल्ट वाटर 4 और OH 2, जीरो। और अगर बेटा आप एक्सेस में डालते हैं ना, एक्सेस में अमोनिया डालते हैं जी, मतलब 6 अमोनिया, तो आपके पास ब्राउन सोल्यूशन बनता है। क्या बनता है, ब्राउन सोल्यूशन। ये याद कर लें, अब भूलना नहीं है जी इसको, ठीक है। पिक्चर लेना चाहते हैं तो ये लें, इसकी पिक्चर ले लें कि जब NaOH डालेंगे आप तो प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, और जब अमोनिया डालेंगे तो ब्राउन सोल्यूशन। दरमियान वाला आपको याद करने की जरूरत नहीं। अब आ जाए दोबारा क्वेश्चन के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि कोबाल्ट जो है, ये जरा बी भी देख लें,
कोबाल्ट है उसके अंदर कार्बोनेट डाल रहा है बेटा और प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। तो बड़ा सिंपल है, बेसिकली वो क्या चाह रहा है, ये देखिए ऊपर कोबाल्ट 2+ की फॉर्म में है ना, ये जो 2+ है ये कोबाल्ट के ऊपर है, और आप इसमें बेटा क्या डाल रहे हैं, कार्बोनेट डाल रहे हैं। और आपको पता है कार्बोनेट तो सिर्फ ग्रुप 1 के वाटर सॉल्युबल होते हैं, और उसने बताया भी हुआ है। तो ये क्या बन जाएगा, कोबाल्ट कार्बोनेट, कोबाल्ट कार्बोनेट बनेगा, ये आइंस आपस में जुड़ जाएंगे और कोबाल्ट कार्बोनेट। तो व्हाट राइट द फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी, ए का फार्मूला क्या होगा बेटा, मैंने लिख दिया ऊपर, CONH3 6 2+, और बेटा बी का फॉर्मूला क्या होगा, कोबाल्ट कार्बोनेट, एक ओ छोटा होगा कोबाल्ट के साथ जो है, और कार्बोनेट में ऑक्सीजन है। स्टेट अ सूटेबल रिएजेंट फॉर रिएक्शन 1, बेटा रिएक्शन 1 के लिए जो रिएजेंट है वो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, NaOH, या OH भी आप लिख सकते हैं। बेटा ब्राउन सोल्यूशन, अगर मार्क्स स्कीम में उसने रेड को अलाउ किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन असल में ब्राउन बनता है, ठीक है। और बुक्स के अंदर भी जो कैम्ब्रिज की बुक है वो ब्राउन लिखता है, लेकिन क्योंकि वो कलर्स के अंदर काफी बेटा आपको रिलैक्स करवाता है, और इसमें कोई बच्चा ब्राउन लिखेगा कोई रेड लिखेगा तो अलाउ कर देगा, ठीक है, रियल में ब्राउन बनेंगे। राइट एन इक्वेशन फॉर रिएक्शन 2, रिएक्शन 2 की इक्वेशन लिखें जी। वो बेसिकली यहाँ क्या चेक करना चाह रहा है कि आपको एक्सेस ऑफ अमोनिया का मतलब पता है या नहीं पता, ये देखिए आपने इस तरह लिखनी है इक्वेशन, कोबाल्ट वाटर 4 है, 2 OH है, 6 मोल्स आपने अमोनिया के लेने हैं, और ये बेटा आपके पास बनेगा कोबाल्ट अमोनिया के 6 मोल्स आ जाएंगे बेटा, इधर 6 लाइगेंड्स, 4 वाटर निकल रहे हैं और 2 OH निकल रहे हैं। पूरी इक्वेशन लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसका ब्राउन सोल्यूशन है, मैं फिर बता रहा हूँ, ब्राउन सोल्यूशन। अब आ जाए, राइट एन आयोनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन 3। रिएक्शन 3 तो बहुत सिंपल है, आपको इसकी आयोनिक इक्वेशन लिखनी है। बेसिकली ये आयन ही तो है, ये आयन ही है बेटा। कोबाल्ट को 6 वाटर ने सराउंड किया हुआ है ना, कोबाल्ट है 6 वाटर ने सराउंड किया हुआ है और 2+, और इसका रिएक्शन हो रहा है कार्बोनेट के साथ। तो बेसिकली क्या होगा कि कोबाल्ट कार्बोनेट के साथ बॉन्ड बनाकर COCO3 सॉलिड बना देगा, और 6 वाटर जो है बेटा वो लाइगेंड्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे, ठीक है, जो पहले उसके साथ बॉन्ड बना रहे थे वो निकल जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, कोबाल्ट आयन कैटालाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ 2,3-dihydroxybutane dioate, 2 मेथानोएट आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा पहले हम इस तरह करते हैं ना, इस 1 के बजाय पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जी, स्ट्रक्चर क्या है, 2,3-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन, पहले ब्यूटेन 4 कार्बन ड्रॉ करें, 1 2 3 4, कार्बन नंबर 2 और 3 पर OH लगा हुआ है, और कार्बन नंबर 1 और 4 पर असल में कार्बोक्सिलिक एसिड था, अगर हम ब्यूटेन डायोइक एसिड बनाए, लेकिन वो कह रहा है डायोएट। डायोएट का मतलब ये होता है कि आपने H आयन रिमूव कर दिया जी, तो यहाँ पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर भी उधर भी। तो ये बेटा आपका 2,3-डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोएट है। अच्छा कह रहा है कोबाल्ट आयन कैटालाइज C4। अच्छा पहले कह रहा है व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट अलाउज कोबाल्ट 2 आयन टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। अब मैं आपको याद कराता हूँ, ये भी आपके सिलेबस में से आपको याद है बेटा, आपने एक जो होमोजेनियस कैटालिसिस में रिएक्शन किया था आयरन 3 का, आयरन 3 और आयोडाइड का, मतलब हमने पहले उसमें ये डिस्कस किया था, अगर मैं आपको याद कराऊं कि एग्जामिनर पूछता था आयोडाइड और S2O8 2- का आपस में रिएक्शन नहीं हो रहा, तो आप इसके रीजन ये बताते थे जी कि क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि क्लास हो रही है बेटा, देख रहा, क्योंकि दोनों के ऊपर ना नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आयोडाइड अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकेगा और S2O8 2- उसको गेन नहीं कर सकेगा। लेकिन हम क्या करते थे कि आयरन 3 यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट लेते थे, और आयरन 3 क्या करता था, पहले आयोडाइड से इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चला जाता था, आयरन 2 में, अगर आपको याद आ रहा हो। आयोडाइड का रिएक्शन हम आयरन 3 से करवाते थे, और आयोडाइड जो है ना बेटा अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देता था और आयरन 2 में चला जाता था, आयरन 3 आयरन 2 में जाता था, और ये फिर आयरन 2 दोबारा रिएक्शन करता था किसके साथ, S2O8 2- के साथ, याद आ रहा होगा आपको, जिसमें 2SO4 2- बनता था,
और साथ में 2 आयरन 3 दोबारा रीजनरेट हो गया। तो इसमें आयरन 3 के पास ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि इसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं? इसके पास प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, कि इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करके दोबारा लूज भी कर सकते हैं। देखिए +3 में भी जा रहा है, +2 में भी जा रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए वो ये पूछना चाह रहा है आपसे कि व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलाउ कोबाल्ट आयन टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो आप क्या बताएंगे? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा भाई, ये जो मैंने जल्दी से एक्सप्लेन किया, ये आपके सिलेबस में है ये। अच्छा, स्ट्रक्चर मैंने आपको बनाकर दे दिया है। कह रहे कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोड, यूज एटॉमिक ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन। अब देखें, वो आपको खुद ही प्रोडक्ट बता रहा है कि क्या क्या चीजें बन रही हैं। मेथानोएट आयन बन रहा है। मेथानोएट आयन क्या होता है? देखें, ये होता है आपके पास मेथानोइक एसिड ना, HC डबल बॉन्ड OOH। तो मेथानोएट आयन बस ये H हट जाएगा तो HCOO माइनस, और क्या बन रहा है? HCO2 माइनस बन रहा है, और क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और क्या बन रहा है बेटा? वाटर बन रहा है। तो ये बेटा आपने बस इसको बैलेंस करना है। बैलेंसिंग आप खुद कर लीजिएगा, कोई इतनी मुश्किल काम नहीं है। 3 2 2 एंड 2। देखिए कैसे आपको ये पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल बन रहे हैं। आपको ये नजर आ रहा है कार्बोनेट कितने इधर, सॉरी इसमें, हाँ, ये जो एसिड है ना, यहाँ से बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा एसिड से। तो 2 आपको नजर आ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनने चाहिए, तो ये 2 तो यहाँ से समझ आ रहा है। और बाकी फिर आपके पास बेटा HCO3 और मेथानोइक एसिड, इनको आप हीट एंड ट्रायल मेथड से कर सकते हैं, समझ आ जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। प्लेटिन। प्लेटिन कहते हैं प्लेटिनम, जो ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें प्लेटिनम इज द सेंट्रल मेटल। प्लेटिन को 2 अमोनिया और 2 क्लोरीन सराउंड कर रहे हैं, सिस ट्रांस आइसोमर। अच्छा बेटा ये देखें, आपने इसके सिस ट्रांस बनाने। आपको पता है ना कि जो, अब कोई बच्चा यहाँ पर ये ना कहे जी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 है, प्लेटिनम के साथ तो 4 डेटिव बॉन्ड है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर? तो याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल तो सिस ट्रांस बनाते ही नहीं है, स्क्वायर प्लेनर सिस ट्रांस बनाते हैं। तो आपने इसका सिस बनाना है और ट्रांस बनाना है। तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, टेट्राहेड्रल नहीं होगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल सिस ट्रांस नहीं शो कर सकते। ये देखिएगा, एक दोनों क्लोरीन जो आइडेंटिकल लाइगेंड्स है वो 90 डिग्री पर, और यहाँ पर दोनों लाइगेंड्स 90 डिग्री पर। ये हो गया सिस। ट्रांस आइसोमर में क्या होगा? आपने बस 180 डिग्री पर इनको फ्लिप कर देना है जी। ये प्लेटिनम, देखें ये बैक साइड से आ रहा है और ये फ्रंट से आ रहा है, तो एक क्लोरीन पीछे लगाएं और एक सामने, यहाँ एंगल अब 180 का बन रहा है, राइट। और इसी तरीके से बेटा यहाँ पर ये एक अमोनिया हो जाएगा आपका, और ये बेटा आपके पास ये ट्रांस है। अच्छा, आपको बेटा ये मैंने अगर आपको अपना सिलेबस आपने याद किया हो तो आपको ये बात याद होगी कि सिस आइसोमर जो होता है ना, सिस आइसोमर वो एंटी कैंसर ड्रग है। उसकी रीजन क्या थी कि सिस, ये आपने बात याद रखनी है कि सिस आइसोमर डीएनए के साथ बाइंड कर जाता है। देखिए कैंसर क्या होता है? कैंसर बेसिकली आपका एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल है। एबनॉर्मल डिवीजन ऑफ सेल, कि आपके सेल्स जो है वो एबनॉर्मली डिवाइड करना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है और सेल डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो एंटी कैंसर ड्रग है ये क्या करेगी? इट बाइंड्स विद द डीएनए, इट बाइंड्स विद डीएनए। अच्छा, डीएनए के साथ बाइंड करके क्या करेगी? उसको एबनॉर्मल सेल डिवीजन से रोकेगी, प्रिवेंट्स दी सेल डिवीजन, और डीएनए को मैसेज देगी कि सेल डिवीजन को जो है ना, सेल को डिवाइड होने से रोको। तो सीएनए जो डीएनए है बेटा, उसके जीन के अंदर कुछ चेंजिंग होगी और फिर सेल डिवाइड होना रुक जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। द यूज ऑफ सिस्प्लेटिन कैन कॉज साइड इफेक्ट, सो कार्बोप्लेटिन हैज बीन डेवलप्ड। Carboplatin can be synthesized from cisplatin by replacing 2 chloride ion ligand with a single cyclobutane 1,1 dicarboxylate ion ligand as shown। ये बेटा आपका बाइडेंटेट लाइगेंड है। देखिए क्या कह रहा है कि जो सिस्प्लेटिन है ना बेटा, ये जो सिस्प्लेटिन है आपके पास, कह रहा है सिस्प्लेटिन में ये जो 2 क्लोरीन आपको नजर आ रहे हैं, कार्बोप्लेटिन कैन बी सिंथेसाइज्ड
बाय रिप्लेसिंग 2 क्लोराइड आइन, इन 2 क्लोराइड की जगह ये आ जाएगा जी। तो कैसे आएगा, आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ये देखें, ये प्लेटिनम, ये आपके पास एक अमोनिया आ गया, ये आपके पास बेटा दूसरा अमोनिया आ गया इधर, और ये बेटा ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और दूसरा ऑक्सीजन ये होगा बेटा। अच्छा, इसके साथ क्या लगा हुआ है, कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ। इसके साथ बेटा क्या है, कार्बन है, सी डबल बॉन्ड ओ। ये जी, ये देख लें, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, देखें ये मैंने, ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे, ये ऐसे बेटा साइक्लोब्यूटेन, और ये इसके साथ इधर कार्बन लगा हुआ है, इसके साथ इधर कार्बन लगा, ठीक है ये। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। कैल्शियम नाइट्राइड, calcium nitride reacts readily with water to form a white precipitate suspended in an alkaline solution. The oxidation number of nitrogen does not change during the reaction. Construct an equation for the reaction. अब देखिए, यहां से उसने आपको हिंट दिया, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का चेंज नहीं हो रहा, मतलब वो -3 ही रहेगा। तो CH3N2 और वाटर, और यहां से भी उसने आपको हिंट दिया कि व्हाइट सस्पेंडेड पार्टिकल बन रहे हैं। तो मुझे अब ये नजर आ रहा है कि इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोक्साइड की सॉल्बिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है ना। तो ये आपके पास ये कैल्शियम और ये OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। और साथ में देखें, N2 नहीं बनेगा। अगर N2 होता तो ये 0 होना था ना, लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सेम रह रही है। इसका मतलब है कि अमोनिया बन सकता है, कि हाइड्रोजन 1+ है, 3+ और नाइट्रोजन 3-। तो अब देखते हैं अमोनिया के अंदर जो नाइट्रोजन है और कैल्शियम नाइट्राइड में जो नाइट्रोजन है, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। अब बस आपने इनको क्या कर लेना है बेटा, बैलेंस कर लेना है। 3 कैल्शियम है तो यहाँ 3 आ जाएगा बेटा, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 आएगा, और इस लिहाज से आप ऑक्सीजन वाटर को बैलेंस कर लें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड of group 2 elements become less endothermic down the group. State and explain the trend in the solubility of group 2 hydroxide. देखें, ये बात पहले भी डिटेल में डिस्कस हो चुकी है, मैं आज इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, पिछले पेपर में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया है। लेकिन ये बात सुन लें कि जब भी आपने सॉलिबिलिटी को बताना है ना, तो पहले आपको ये बताना है कि सॉलिबिलिटी किन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, राइट। और आप देखें, जब आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो लैटिस एनर्जी क्या होती है, क्योंकि केटाइन का साइज तो बड़ा हो रहा है ना, केटाइन का साइज बड़ा होगा तो अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, कम, तो लैटिस एनर्जी कम हो रही है। अच्छा, डाउन द ग्रुप जब आप आएंगे तो ये जो गैसियस आइन आपके पास बनेंगे, केटाइनिक गैसियस आइन, उसका साइज भी तो बिगर हो रहा है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन, वो वाटर के साथ कम इंटरेक्शन करेगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। तो इसमें बेटा पहली बात जो आपने लिखनी है वो ये कि पहले तो ये बताएं कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द ट्रेंड, ट्रेंड है क्या। तो आप बताएंगे सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये 1 मार्क इसका मिल जाएगा। अब आप इसके फैक्टर्स बताएं कि सॉलिबिलिटी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बेटा 2 फैक्टर्स हैं, लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं डाउन द ग्रुप। बोथ लैटिस एनर्जी, जिसको बेटा ये अभी अच्छा समझ नहीं आ रहा, वो मेरा काइंडली जो पिछला पेपर है ना उसको एक दफा फिर सुन ले, उसमें यही क्वेश्चन है, वो सिर्फ हाइड्रोक्साइड की जगह नाइट्रेट पूछ रहा है। बोथ लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब यहां से आगे मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ बेटा, कि आपने कैसे याद रखना है कि कौन ज्यादा डोमिनेंट फैक्टर से कम हो रहा है। देखें, डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन का फॉर्मूला होता है लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। दोनों ने क्या होना है जी, कम होना है, दोनों ने क्या होना है, कम होना है। अब देखें, इफ डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन इज नेगेटिव ना, तो सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल होगा। सॉल्ट क्या होगा, सॉल्युबल। हाइड्रेशन एनर्जी की नेगेटिव वैल्यू है, वो कम हो रही है, मतलब वो भी 0 की तरफ आ रही है। लैटिस एनर्जी की पॉजिटिव में वैल्यू है, वो भी कम हो रहा है, 0 की तरफ आ रहा है। अब आप जरा ये सोचें कि दोनों कम हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं।
ये माइनस से जीरो की तरफ आ रहा है, सपोज -500 से इसने जीरो पर आना है, इसने +500 से जीरो पर आना है, दोनों ने कम होना है। अब आपने ओवरऑल आंसर माइनस में आना चाहिए, तो कौन रैपिडली कम हो और कौन कौन स्लोली कम हो, कौन ग्रेजुअली कम हो। देखिए लैटिस एनर्जी को यहाँ पर ज्यादा कम होना चाहिए ना, ताकि लैटिस एनर्जी जल्दी से जीरो पर आएगा, और अगर ये माइनस वाली वैल्यू जल्दी से जीरो पर ना आए तो आपका नेट आंसर माइनस में आएगा। तो आपने बस ये याद रखना है फिर कि लैटिस एनर्जी जो है, लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस, लैटिस एनर्जी decreases more rapidly than हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा, अब एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है जी कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया आपने। देखें बेटा, असल में फॉर्मूला ये है कि आपका जो आयोनिक सॉलिड होता है ना, NaCl सॉलिड, इसको जब आप इसको क्या कहते हैं इस एंथैल्पी चेंज को, डेल्टा H नॉट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। अब बेटा अगर मैं इस तरह करूं, इसको क्या कहेंगे जी, एक मोल आयोनिक कंपाउंड को मैंने ब्रेक डाउन किया इनटू इट्स गैसियस आयन, ये लैटिस एनर्जी है और प्लस में है। आपको पता है हमारे सिलेबस में वो जब भी लैटिस एनर्जी आपसे पूछेगा, आपने डेफिनेशन लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बतानी है, ठीक है। लेकिन ये डिसोसिएट हो रहा है ना, आपका जो NaCl है वो डिकम्पोज हो रहा है इनटू इट्स गैसियस आयन। और ये क्या हो रहा है बेटा, दिस इज द हाइड्रेशन, गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय वाटर, और आपको पता है ये हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है। अब आपका फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये जो है ना डेल्टा H नॉट ऑफ सोल्यूशन, दिस इज फर्स्ट रूट, ये इसके इक्वल है जी, इन दोनों के इक्वल है ना। तो डेल्टा H नॉट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, ये फॉर्मूला बनेगा। डेल्टा H नॉट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में होगी ना, जब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो फॉर्मूला वही नहीं बनेगा बेटा, डेल्टा H नॉट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी की जो वैल्यूज है वो हमेशा माइनस में आती है ना, क्योंकि वो वाटर के साथ एक बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा बेटा नेक्स्ट, ये देखिए, बल्कि नीचे उसने दिया भी होता, हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ये देखें जी, ये एक्वस आइन है। अच्छा, आपने इसको ना लेबल करना है बेटा, कंप्लीट द एनर्जी साइकिल टू शो द एंथैल्पी चेंज दैट अकर इन द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन द एक्वस आइन, गैसियस आइन एंड आयनिक सॉलिड। अब देखें, आयोनिक सॉलिड से आपको लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन क्या बताई जाती है जी एग्जाम में कि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स गैसियस आइन, ये बताई जाती है या नहीं, कि 1 मोल आयोनिक कंपाउंड बनेगा फ्रॉम इट्स गैसियस आइन, तो गैसियस आइन और नीचे आयोनिक सॉलिड, तो दिस इज द लैटिस एनर्जी, ये नेगेटिव में होगी ना, है ना, क्योंकि 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड, और हमारे सिलेबस में जब भी वो लैटिस एनर्जी पूछेगा तो आपको लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है। अच्छा बेटा देखिए, ये क्या है जी, ये आयनिक सॉलिड है और ये एक्वस आयन में जा रहा है, इस तरह हो रहा है जी, NaCl है, तो ये Na प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस, इसको क्या कहते हैं कि 1 मोल आयोनिक कंपाउंड एक्वस आयन में जा रहा है, दिस इज सोल्यूशन, तो ये डेल्टा H नॉट ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। और गैसियस आयन बेटा अगर एक्वस आयन में जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रेशन, ये लिख देंगे ऊपर, डेल्टा H नॉट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है जी। तो ये 3 मार्क्स है, देखें कितने मुफ्त के मार्क्स हैं ये, 3 मार्क्स, और अगर आपको डेफिनेशन नहीं आती होंगी तो ये तीनों मार्क्स जाया हो जाएंगे। आपने यहाँ पर कभी भी बेटा पॉजिटिव वाली लैटिस एंथैल्पी नहीं बतानी, आपको फिर बता रहा हूँ, हमारे सिलेबस में जब भी वो लैटिस एंथैल्पी कहता है उससे मुराद लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, तो अब लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला पाथ ढूंढेंगे, ठीक है। मैं ऐसे भी कर सकता था ना, देखो, और लैटिस एंथैल्पी प्लस में कर सकता नहीं, क्योंकि अब हमारे सिलेबस में लैटिस एंथैल्पी को उसने स्टैंडर्ड जो रखा हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेशन, कि आपने फॉर्मेशन के लिहाज से बताना होगा, तो वो हमेशा नेगेटिव में आप लिखेंगे फिर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी, KSP, अब कुछ कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP इज दिस, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द, अच्छा बेटा एक्सप्रेशन लिखने से पहले ना आप इक्वेशन लिखा करें, कैल्शियम फ्लोराइड है सॉलिड, ये जब वाटर में जाएगा तो बेटा कैल्शियम आयन बनेगा, एक्वस
और 2 मोल्स ऑफ फ्लोराइड आइन बनेगा, राइट, एक्वस। तो केएसपी आइंस का प्रोडक्ट होता है कैल्शियम आइन और फ्लोराइड आइन का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट्स बेटा इसकी क्या होंगी, 3 दफा स्क्वायर ब्रैकेट्स आ रही हैं, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और ये मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, तो ये हो जाएगा मोल 3 और DM-9। अच्छा, अब कैलकुलेट दी सॉलिबिलिटी। अब देखिए सॉलिबिलिटी का मतलब है आपने आइंस बताना है, ये मतलब है। सॉलिबिलिटी का मतलब है आप बताएं आइंस कितने बने हैं, ठीक है। तो अब KSP इज इक्वल टू, KSP इज इक्वल टू, बेटा अभी तो एनाया मैं वहां पहुंचा नहीं हूं, मैंने सिर्फ KSP का एक्सप्रेशन लिखा है जिसमें फ्लोराइड के पीछे जो 2 है वो बस पावर बन गया, अभी तो अगला स्टेप अभी हो रहा है, देखें। यहाँ KSP के एक्सप्रेशन में तो जितने यहाँ पर मोल्स होंगे वो तो आप पावर बनाते हैं ना। अब देखिए मेरी बात सुने, अब KSP इज गिवन ना, KSP गिवन है, आपको क्या कैल्शियम आयन की सॉल्युबिलिटी पता है बेटा, कैल्शियम आयन की सॉल्युबिलिटी पता है, नहीं पता, फ्लोराइड आयन की पता है, नहीं पता। तो अब ये करेंगे, अब बेटा ये करें, कैल्शियम फ्लोराइड है, ये कैल्शियम आयन बन रहा है और ये फ्लोराइड आयन बन रहा है। आपको सॉल्युबिलिटीज नहीं पता ना, लेकिन आपको रेशो तो पता है। मैं अगर ये एज्यूम कर लूं कि इसके एस मोल डिसॉल्व हो रहे हैं, कितने मोल, एस मोल, तो बेटा फ्लोराइड के कितने मोल डिसॉल्व होंगे, अगर कैल्शियम फ्लोराइड डिसॉल्व होता है तो कैल्शियम आयन कितने बन रहे हैं, एस मोल, तो फ्लोराइड आयन कितने बनेंगे, वो 2s बनेंगे ना, डबल है ना, 1:2 है, तो ये 2s, एस में इसलिए कह रहा हूं कि सॉलिबिलिटी आप x कह दो, तो अगर x कैल्शियम आयन के s मोल बनेंगे डिसॉल्व होने के बाद, तो फ्लोराइड आयन के 2s बनेंगे। अब ये है वो कंसंट्रेशन जो आप पुट करेंगे इस KSP के एक्सप्रेशन में। KSP इज गिवन 3.45 टाइम्स 10⁻⁻11 इज इक्वल टू, कैल्शियम आयन कितना है बेटा, S है, फ्लोराइड आयन कितना है, पावर तो आएगी आएगी, फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 2s है। देखिए अगर आप लोग इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे तो गलती कंफर्म होगी, मैं भी आपको बता रहा हूं। तरीका क्या है कि आप इक्वेशन बनाएं, ये पहला स्टेप है बेटा, ये फर्स्ट स्टेप होगा, आप इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन बनाने के बाद अगर उसने आयंस की कंसंट्रेशन नहीं बताई तो आप खुद एज्यूम कर लें S मोल, और अगर यहाँ 3F होता तो मैंने 3S करना था, 4S होता तो 4F करना था, ठीक है ना। तो वो कंसंट्रेशन बेटा आपने यहाँ एज्यूम कर ली S और 2S, और ये पावर तो अलग से लेनी लेनी है ना, ये तो बेटा आपने इस इक्वेशन को देख के बनाई है, ये KSP का एक्सप्रेशन जो है वो तो इस इक्वेशन को देख के बनाया है। जी बेटा स्टिल आप स्केयर लेंगे, ये बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप यहाँ पर स्केयर ले रहे हैं, तो फिर बेटा ये 2 चीजें हैं डिफरेंट, फिर सुने। पहली चीज कि मैं भी इसको रब कर रहा हूँ, ये सारा रब कर दिया है, ये मुझे ये बताएं ये KSP मैंने किसको देख के लिखा है भाई, ये KSP देख के लिखा है इस इक्वेशन को, कि जितने मोल्स होंगे, कैल्शियम का 1 मोल है तो पावर 1, फ्लोराइड के 2 मोल है तो स्केयर हो जाएगा। ये तो हमारा रूल है जो हम KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात, आपको अब इनकी कंसेंट्रेशन बतानी है ना कि कैल्शियम आयन कितना है और फ्लोराइड आयन कितना है, तो उसके लिए आपको इस इक्वेशन से दोबारा हेल्प लेनी है, इस इक्वेशन से बेटा दोबारा हेल्प लेनी है। अब आप एज्यूम कर लेंगे इसका S मोल है तो इसके 2S मोल है, डबल हो रहे हैं ना, एक जैसे तो नहीं हो सकते, ये तो नहीं हो सकता ये S है तो ये भी 2S, ये भी S होगा नहीं। तो अब आपको ये कंसेंट्रेशन अगर डबल हो रही है तो डबल करके दोबारा लिखेंगे इधर, ये आप लोग गलती करते हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा बच्चे। तो KSP का जो वैल्यू आ रही है 3.45 टाइम्स 10⁻⁻11, कैल्शियम आयन S है, फ्लोराइड आयन बेटा 2S, और इसका स्क्वायर लेना नहीं भूलना, तो अब आपके पास आएगा यहाँ पर 3.45 टाइम्स 10⁻⁻11 इज इक्वल टू, ये बेटा 2 2 4 हो जाएगा, तो बेसिकली S ये आ गया आपके पास इधर, और ये आ जाएगा बेटा 4S स्क्वायर, और ये 4S क्यूब बन जाएगा ना, 4S क्यूब, बेटा 4 को आप इधर ले आए, 3.45 टाइम्स 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू S क्यूब। बेटा अब आप क्यूब रूट लें, क्या लें जी, क्यूब रूट लें, तो जो S आएगा दैट इज योर सॉलिबिलिटी। क्यूब रूट लें बेटा जल्दी से कैलकुलेटर पर, और बताएं कि S क्या आ रहा है आपके पास।
जी बेटा, आपके पास जो सॉल्युबिलिटी आनी चाहिए वो आनी चाहिए 2.05 टाइम्स 10⁻⁻⁴ मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। ठीक है, क्योंकि देखिए ना एस आपके पास ये आ रहा है ना, आपने कैल्शियम आयन का बता दिया या नहीं बताया? देखिए एस क्या था आपके पास, एस आपके पास कैल्शियम आयन की कंसेंट्रेशन थी, तो वो मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अरसे बाद ये क्वेश्चन आया भाई, थर्मल स्टेबिलिटी वाला। बेटा ये क्वेश्चन पेपर हम पूरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने कल जो है ना क्लास आप लोगों की नहीं लेनी, मेरी एक जगह ड्यूटी है, तो इसलिए कल वाली क्लास भी हम आज ही ले रहे हैं। बेशक आप इस तरह करें कि 1-2 मिनट की ब्रेक ले लें बेटा। 11:05 हो रहे हैं ना, 11:10 पे दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, 11:10 पे 11:10 पे दोबारा क्लास स्टार्ट होगी। थोड़ी सी ब्रेक ले लें अगर आपने लेनी है। ठीक है बेटा, तो अब आप लोगों में से जितने बच्चों के क्वेश्चंस हैं, जो पर्सनल क्वेश्चन है जिनको मैं आंसर नहीं कर पा रहा टाइम ना होने की वजह से, इस तरह करते हैं कि वेडनेसडे को जो क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। आप लोग अपने सारे क्वेश्चंस ग्रुप में सेंड करते रहें, और कोई एक बच्चा, मैं किसी की ड्यूटी लगा देता हूँ, कोई एक बच्चा जिसके पास अनसिया मेरा ख्याल है कर ले तो ज्यादा अच्छा है। अनसिया बेटा आप अगर ये काम कर लें, आपके क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हैं, तो आप पहले अपने क्वेश्चन ऊपर रखें और फिर बाकी बच्चे के भी जो क्वेश्चन है वो ग्रुप में सेंड करें। ठीक है, ताकि अनसिया को वो मिल जाए, और कल तक मुझे आप पीडीएफ सेंड कर दें। ठीक है बेटा, और इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो क्लास होगी सुबह 10 o'clock, उसमें हम पेपर सॉल्व करने के बजाय आप लोगों के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। अच्छा बेटा, अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे जी थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 नाइट्रेट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इसको मैं जरा डिटेल से कराता हूं क्योंकि ये अभी फर्स्ट टाइम आया है ये क्वेश्चन। देखिए बेटा, मैग्नीशियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट, अगर मैं आपको ये कार्बोनेट से समझाऊं तो ज्यादा आसान है। कार्बोनेट से उसमें बॉन्डिंग थोड़ी सी ज्यादा आसान है, तो कार्बोनेट से पहले समझा देता हूँ। मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट इजी टू डिकम्पोज, इसको डिकम्पोज करना आसान है, और कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना मुश्किल है, हार्डर टू डिकम्पोज। क्या रीजन है सुनिए। पर जो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ना, इसमें मैग्नीशियम आयन है स्मॉल केटायनिक साइज, हाई चार्ज डेंसिटी। कैल्शियम आयन जो है इट हैज बिगर केटायनिक साइज, लो चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी याद रखिएगा कि मैग्नीशियम आयन की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अगर ये बात याद नहीं रहती तो ये फॉर्मूला याद कर लें, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द आयन। बेटा जितना साइज आपका बिगर होगा ना, उतनी डेंसिटी कम हो जाती है चार्ज की, और जितना साइज, क्योंकि चार्ज तो दोनों में सेम है, +2 तो अब साइज की बेस पर स्मॉलर द साइज हायर इज द डेंसिटी। अब मैग्नीशियम आयन के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा ये है बेटा कार्बोनेट आयन ना, ये कार्बोनेट है 2-, ये यहाँ पर कार्बोनेट है। आपके ख्याल में स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन किधर होगी? मैग्नीशियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली खींचेगा, कैल्शियम कार्बोनेट को इतना स्ट्रांगली नहीं खींचेगा। तो इस अट्रैक्शन का इफेक्ट पता है क्या होता है? इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, जो मैं भी करने जा रहा हूँ। ये मैग्नीशियम 2+ था, कार्बोनेट क्योंकि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं ना बेटा, कार्बोनेट के इलेक्ट्रॉन सारे इधर जा रहे हैं टुवर्ड्स मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम से डिस्टॉर्ट हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर आ गए। इस डिस्टॉर्शन को ना, जितनी ज्यादा डिस्टॉर्शन होती है इसको हम कहते हैं कि कोवेलेंट कैरेक्टर आ रहा है। क्या कहते हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर। जबकि कैल्शियम के केस में देखिएगा, कैल्शियम क्योंकि बेटा आपके पास बिगर कीटाइनिक साइज है, उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो कार्बोनेट को इतना स्ट्रांगली खींचे, तो कार्बोनेट डिस्टॉर्ट तो होगा लेकिन बहुत कम डिस्टॉर्ट हुआ है जी कार्बोनेट। तो डिस्टॉर्शन किधर हुई है ज्यादा? मैग्नीशियम आयन में ज्यादा डिस्टॉर्शन। अब मैं आपको डिस्टॉर्शन का मतलब एक और तरीके से समझाता हूँ। ये देखिए, ये मैग्नीशियम 2+ है ना, और ये कार्बोनेट है। जब बेटा डिस्टॉर्शन होगी ना, तो मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इस ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचने से पता है क्या होगा? ये बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है जी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी है? बढ़ गई है। आसानी से टूटेगा या नहीं टूटेगा? अब सिंपल सी बात फिर सुन ले,
मैग्नीशियम के पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इट कॉजेज मोर पोलराइजेशन, मोर डिस्टॉर्शन, एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड वुड बी वीकर। ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है बॉन्ड जो है एक स्प्रिंग की तरह होता है, अब उसको खींचे तो वो स्ट्रेच हो जाता है। तो ये बेटा यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जबकि कैल्शियम के केस में बेटा देखिए, कैल्शियम 2+ है, यहाँ पर क्योंकि कैल्शियम के पास इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है ना कि वो ऑक्साइड को, कि वो O- को इतना स्ट्रांगली खींचे, तो यहाँ पर बॉन्ड बेटा इतना स्ट्रेच ही नहीं होगा, तो इसलिए इसको ब्रेक करना मुश्किल है, यहाँ से हार्डर टू ब्रेक। तो आपको उम्मीद है रीजन समझ आ गई होगी कि डाउन द ग्रुप आप आएंगे, डाउन द ग्रुप आप आएंगे तो ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्या होना शुरू हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेच नहीं हो रहा, स्ट्रॉन्गर हो रहा है। ठीक है, जितना नीचे आएंगे, असल में रोल तो इसका है ना बेटा, जो पॉजिटिव आइन होता है ना, इसकी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर, कि दूसरे को पोलराइज करने की एबिलिटी। ये पोलराइजिंग पावर इज द प्रॉपर्टी ऑफ केटाइन, ये केटाइन की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैग्नीशियम आयन और कैल्शियम आयन किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो आप बताएंगे मैग्नीशियम आयन की मोर पोलराइजिंग पावर है, क्योंकि वो कार्बोनेट को ज्यादा पोलराइज कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिखने के बेटा बहुत तरीके हैं। अब देखिए नाइट्रेट के अंदर भी वही काम है कि जिस तरह कार्बोनेट मैंने आपको बताया ना कि ये बॉन्ड है जी, इस तरह नाइट्रोजन के अंदर ही बेटा ये बॉन्ड होगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ये वीकर हो जाएगा या स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, डिपेंड करता है। अब पहली बात, वाई थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, वो तो उसने बता दिया इंक्रीज हो रहा है, तो आप बताएंगे जी कि जो केटाइनिक साइज है वो डिक्रीज हो रहा है, केटाइनिक साइज डिक्रीजेस या लेस चार्ज डेंसिटी डाउन द ग्रुप, राइट। दूसरी बात, जब बेटा केटाइनिक साइज कम हो रहा है, तो बताएं इस पॉजिटिव आयन के पास डिस्टॉर्ट करने की एबिलिटी बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही है ना, पोलराइजिंग पावर कम हो रही है। पोलराइजिंग पावर मतलब एनाइन के अंदर नाइट्रेट जो एनाइन है उसको डिस्टॉर्ट करने की सलाहियत कम होती जा रही है, तो लेस पोलराइजेशन, आप यहां लिखेंगे पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन डिक्रीजेस, सो लेस पोलराइजेशन इन एनाइन, मतलब एनाइन जो होगा ना, जिस तरह यहाँ पर इस केस में नाइट्रेट है, उसमें लेस पोलराइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से more energy is needed to break the nitrogen oxygen bond, more energy is needed, more energy is needed to break the नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। ठीक है, और ये थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हो रहा है ना बेटा, मैंने ये लिखा है क्या नाम है आपका, कि केटाइनिक साइज इंक्रीज हो रहा है, सॉरी, केटाइनिक साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और केटाइनिक साइज के इंक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। सही कह रहे हो आप, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाए जी। कह रहे जी कि सोडियम नाइट्राइट इज डिकम्पोजिशन प्रोडक्ट फ्रॉम हीटिंग ऑफ सोडियम नाइट्रेट। अच्छा, ये रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं है, इसने वर्ड में लिख दिया है, लेकिन वो आगे यूज नहीं हो रहा। वो ये कह रहा है कि जो नाइट्रेट होते हैं ना, NaNO3, आप जब इनको हीट करते हैं तो ये नाइट्राइट में जाते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस बनती है। अच्छा, ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स हैं। ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स और ग्रुप 2 के नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन में फर्क होता है। ग्रुप 1 के नाइट्रेट्स की डिकम्पोजिशन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन NaNO3 डिकम्पोज हो रहा है तो NaNO2 में जा रहा है, नाइट्राइट में और ऑक्सीजन में जा रहा है। कह रहे हैं, a student analyze a sample of sodium nitrite by titration with aqueous cerium 4 ions. The equation for the titration reaction is shown. ये बेटा आपका NaNO2 जो है ना, ये बेसिकली NaNO2 ये सोडियम नाइट्राइट से आ रहा है। ठीक है, इसका रिएक्शन वो सीरियम 4 से करवा रहा है, और सीरियम 4 किस में जा रहा है, सीरियम 3 में जा रहा है। इट मींस कि सीरियम 4 इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्वेश्चन क्या है कि 0.138 ग्राम ऑफ इम्प्योर सोडियम नाइट्राइट, उसको आपने, अच्छा जो चीज इम्प्योर होती है उससे कभी भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ये
जो सोडियम नाइट्राइट है ये 0.138 ग्राम नहीं है, बल्कि इसमें सोडियम नाइट्राइट के अलावा और भी बहुत सारी चीजें। इसको आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट को 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिसॉल्व किया, ये इस तरह। और फिर बेटा इससे आपने 25 क्यूबिक सेंटीमीटर निकाला NO2 1 माइनस, और इसका बेटा आपने टाइट्रेट करवा रहे हैं आप किसके साथ, सीरियम के साथ, Ce4+ के साथ, ठीक है। तो आप देखें कितना जो है ना वॉल्यूम यूज हो रहा है और कितनी आपके पास कंसंट्रेशन है सीरियम 4 की टू रीच द एंड पॉइंट। तो पहला काम आप मोल्स निकाल लें, मोल्स ऑफ सीरियम 4+। कैसे निकालेंगे भाई, 21.80 टाइम्स 0.04 डिवाइडेड बाय 1000। जी शाबाश, इसको जरा सॉल्व करें बेटा, मोल्स आ जाएंगे आपके पास 8.72, चेक कर ले, टाइम्स 10⁻⁻⁴, चेक कर ले बेटा, ये आपके पास मोल्स आ गए किसके, सीरियम 4 के। बट अब आप मोलर रेशियो चेक करें ना, सीरियम में और NO2 में मोलर रेशियो क्या है, 2:1। तो मोल्स ऑफ NO2 1 माइनस कितने होंगे, इसका हाफ हो जाएगा, 8.72 टाइम्स 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय 2, लेकिन ये मोल्स 25 में आएंगे। अब इसको डिवाइड करें जरा 2 से, तो 4.36 टाइम्स 10⁻⁻⁴, लेकिन ये बेटा इसमें आ रहे हैं ना इन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने तो पहले 100 में निकालने, 100 में कितने आएंगे, 100 में कितने आ रहे हैं x, यहां से बेटा आप 100 में निकाल लें जरा, मोल्स ऑफ सीरियम 4+ in 100 cubic centimeter, सॉरी NO2 माइनस में, in 100 cubic centimeter। कोई बच्चा कैलकुलेट कर रहा है, चलो मैं भी कर लेता हूँ साथ में। यार 0.0000436 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 25, ये आ रहा है बेटा आपके पास 0.001744। ये मोल्स आ रहे हैं आपके पास किसके, सोडियम नाइट्रेट के। तो मोल्स ऑफ NaNO2 आपके पास आ गए हैं 0.001744। बेटा इसका MR कितना होता है जी, MR ऑफ NaNO2, सोडियम का है जी 23 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस और 16 2 32 69। बेटा 69 आ रहा है ना, हाँ। अब आपने बेटा मैथ्स निकाल लेना है, मैथ्स निकालना है। आप याद है आपने एक बेसिक फॉर्मूला सीखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्मूला, वो मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम अवर MR। फिर आपको ये मैस इन ग्राम निकालना है ना, तभी आप परसेंटेज बाय मैस निकाल सकते हैं। तो मोल्स आपके पास है, मोल्स कितने आ रहे हैं 0.001744। मैस इन ग्राम बेटा आपको नहीं पता और MR आपको पता है 69 है। तो ये 69 टाइम्स 0.001744, ये 0.12 आ रहा है जी। मैस कितना आ रहा है, मैस ऑफ NaNO2 0.12 ग्राम। अब आपने बेटा परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है। देखें परसेंटेज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज बाय मैस ऑफ NaNO2 0.12 प्योर मैस है, टोटल मैस कितना है जी 0.138 और इनटू 100 कर दें, 0.12 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 0.138, तो 86.9 आ रहा है जी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे अब। एसिडिफाइड मैंगनेट 7 ions can also be used to analyze the solution containing nitrite ion by titration। अच्छा, in acidic solution NO2 minus ion exists as HNO2। use the data booklet to construct an ionic equation for this reaction। चलिए जिसके लिए data booklet ओपन करते हैं हम।
ये आगे जी डाटा बुकलेट। ये लीजिए, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ पहले। देखिए जी, ये है क्वेश्चन, भी जरा देख लें। आपने एक इक्वेशन लिखनी है बेटा, आपने एक इक्वेशन लिखनी है मैग्नेट MnO4-1 में और NO2 में, और कह रहा है NO2 आइन एग्जिस्ट एज HNO2, मतलब रिएक्शन इनके दरमियान होगा। देखें, MnO4-1 और HNO2, मतलब NO2 है लेकिन वो HNO2 की फॉर्म में होगा। जब ये आयोनाइज होगा तो वही चीज बन जाएगी ना बेटा, NO2 1-। तो इसके दरमियान रिएक्शन लिखना है जी। तो आपको दो इक्वेशंस पहले ढूंढनी है डाटा बुकलेट से। एक तो बेटा आपके पास आ रही है ये वाली MnO4-1, और दूसरी इक्वेशन बेटा आपके पास, अब देखिए MnO4 इस साइड पर है ना, आपको अब जो NO2-1 ढूंढना है वो आपको बेटा NO2-1 वो आपको यहां से लेना है जी, इसके डायगोनल में। NO2 इधर होना चाहिए ना। तब जब भी कोई आपने इक्वेशन सेलेक्ट करनी होती है ना, एक रिएक्टेंट अगर लेफ्ट साइड से तो दूसरा रिएक्टेंट राइट साइड पर होगा, ठीक है, ये रूल याद रखिएगा। अब आप NO2 को अगर उधर ढूंढते रहेंगे ना, उसी साइड पर जिस साइड पर MnO4-1 है, तो आपकी इक्वेशन गलत बनेगी। तो उसने कहा है कि आपके पास जो बेटा एक मिनट बेटा, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। अल्लाह की शुक्र, अल्लाह की शुक्र। नहीं, IT लैब में हूँ। बस ये क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी लंबी होगी आज। ये वही जो हाँ हाँ, आज से मैंने कहीं कल मैं उसको खुद आपको अच्छा बेटा देखें, अब आपको NO2 लेना है और उसने कहा है NO2HNO2 की फॉर्म में, तो ये इक्वेशन आपको नजर आ रही है। मसला यहाँ पर अब ये आ रहा है कि आप कहेंगे जी MnO4-1 में हम कौन सी इक्वेशन लेंगे जी। आपको मैं बताऊं, आपने ये इक्वेशन सिर्फ उस वक्त देनी है, आप मुझे वैसे खुद गेस करें, अभी तक जितनी केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं, आप जब भी MnO4-1 का रिएक्शन करवाते हैं तो वो किस में जा रहा होता है, Mn2+ में जा रहा होता है या नहीं जा रहा होता, Mn2+ में जा रहा होता है ना, और ये एक बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आपको जब भी MnO4 वाली इक्वेशन सिलेक्ट करनी है और वो आपको कुछ भी नहीं कह रहा, तो आप फिर ये इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे जिसमें MnO4 Mn2+ में जा रहा है। लेकिन अगर वो आपको बाउंड करता है कि MnO4 MnO2 में जा रहा है, तो फिर आप बेटा ये ऊपर वाली डेफिनेटली फिर आपको ये इक्वेशन लेनी होगी। लेकिन अदरवाइज जब भी आपको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली इक्वेशन लेनी है, तो आप ये नीचे वाली इक्वेशन लेंगे, MnO4-1 8H+, 5 इलेक्ट्रॉन Mn2+ और 4H2O, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक और चीज भी, इस क्वेश्चन में जरा देखें। बट एक मिनट, अभी मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने दें पहले। कह रहा है कि एसिडिफाइड MnO4-1 ion can also be used to analyze the solution containing the nitrate ion by titration. In acidic solution, NO2 ion exists as HNO2. Use the data booklet to construct an ionic equation for this reaction. अब देखिए, उसने यहाँ पर ना कहीं पर भी आपको बाउंड नहीं किया हुआ, लेकिन वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने अभी तक जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं उसमें MnO4-1 Mn2+ पे जा रहा है। अगर कोई बच्चा यहाँ पर ये वाली इक्वेशन लेता है MnO2 वाली, तो ये मत समझे कि उसका गलत होगा, उसका बिल्कुल गलत नहीं होगा बेटा। उसकी रीजन ये है, देखें
कि दोनों जो MnO4 - 1 वाली इक्वेशंस है ना, वो दोनों मोर पॉजिटिव है किसके मुकाबले में, HNO2 के मुकाबले में, ठीक है। तो मोर पॉजिटिव का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन, इन्होंने तो इलेक्ट्रॉन गेन ही करना है ना, MnO4 ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है और HNO2 ने इलेक्ट्रॉन लूज करना है। तो आपको वैसे तो वो इक्वेशन सिलेक्ट करनी होती है जिसकी E0 वैल्यू मोर पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर आप जोन सी मर्जी सिलेक्ट कर लें, 1.67 वाली या 1.52 वाली, ठीक है बेटा। लेकिन मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि आपने, जब तक एग्जामिनर आपको ये ना कहे ना कि आपने उसमें कोई सॉलिड बन रहा है MnO2, तो उस टाइम तक आपने प्रेफर करना है MnO4 - 1 +7 से Mn2 +2 वाली जो इक्वेशन है उसको प्रेफर करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं अब यहाँ जो इक्वेशन लेने जा रहा हूँ वो ये है। अगर कोई बच्चा ऊपर वाली इक्वेशन लिखेगा तो ये मत समझे वो गलत है, वो भी ठीक होगी बेटा। अच्छा, ये मैं नहीं ले सकता, देखिए ये वाली जो इक्वेशंस है ना, ये वाली बेटा जो इक्वेशंस है ये हम नहीं लेंगे। रीजन ये कि ये एसिडिफाइड नहीं है, ठीक है। ये वाली भी मैं नहीं लूंगा, ये एसिडिफाइड नहीं है। MnO4 - 1 MnO4 - 1 ये बोथ एसिडिफाइड, तो इसलिए इन दोनों में से मैं जो मर्जी ले। अब बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ इसका फॉर्मूला, MnO4 1 - 8H plus 5 इलेक्ट्रॉन्स, इट गिव्स Mn2 plus and 4H2O। ये आ गई एक इक्वेशन बेटा। दूसरी इक्वेशन है NO3 - 1, नीचे वाली है बेटा, ये वाली 0.94 वाली ना, इसके मैं पिक्चर ले लेता हूँ। देखिए दूसरी इक्वेशन क्या है जी, NO3 1 - +3H plus, क्या बैठे ना, आपकी क्लास है भी? नहीं नहीं उसमें नहीं है, वो तो मैं रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ मैं। आपने नहीं, मैं सर हमारी फिजिक्स की तैयारी होगी P5 में। आप कितने बजे ले रहे हो? मिले 10 से 10:40, तो मैं तो, हाँ मैं इस टाइम ले रहा हूँ। मैं पहले की ले रहा हूँ, मुझे 3 महीने हो गए, मुझे नहीं बताया ना बच्चों ने। और जब से ये मतलब पिछले भी बच्चों ने ली नहीं सही, मेरे पास तो बच्चे नहीं आते उसमें, ये दो है बस, ये 2 बच्चे हैं, भी है ना उसमें है काफी बच्चे हैं। चलिए मैं उसको चेंज कर देता हूँ ना, इनको रिकॉर्डिंग सेंड कर दिया करो, ठीक है। अच्छा बेटा इनकी जरा वैल्यूज देखिए क्या आ रही है, ये देखें जरा वैल्यूज क्या आ रही है, इसकी वैल्यू देखिए बेटा, MnO4 - 1 की जो आ रही है वो +1.52, यहाँ लिख दें +1.52, और दूसरे वाले की आ रही है 0.94 थी बेटा, 0.94, ठीक है। अब आप जरा इसकी नेट इक्वेशन बेटा खुद बनाए ना, आपके पास 1 मिनट है, जरा खुद इसकी नेट इक्वेशन बनाए। जो मोर पॉजिटिव है उसने इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, जो लेस पॉजिटिव है या मोर नेगेटिव है, नीचे वाली मोर नेगेटिव है ना, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। और इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस कीजिएगा, नीचे वाली इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करना है। बनाए जरा, इसको कर बेटा, करूँ मैंने इनको लिंक नहीं भेजूंगा, इनको इंपॉर्टेंट भेजा था। क्या टाइमिंग क्या रखूँ इस टाइम कब ले रहे हैं, ये तुम कैसे लेते हो यार, से बात नहीं। आज मेरे से कल छुट्टी कर ली, मेरे कल छुट्टी कर ली, कल पास कर दिया जा रहा हूँ। अब इसके लिए कितने बच्चे लेके आए, 1-2 बच्चे होंगे। ये इनाया, इनाया तो नहीं लेंगे आपसे, इनाया 1 2 है, रामी 3, ये 3 है, 3 है बस। ये आपके टाइम में 10 आज मैंने कल छुट्टी करी है। जी बेटा हो गया ये देखें, मैं आपको ये जल्दी से फ्लिप करके दिखा देता हूँ कि नीचे वाली इक्वेशन को मैंने फ्लिप करना है और 5 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। अब बेटा देखें,
चले बेटा मैं इसको भी फ्लिप करके लिख रहा हूँ। देखें जो ऊपर वाली इक्वेशन है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें जी, ये 2 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 16H प्लस, ये आपका आ जाएगा जी 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 आपका 2Mn2 प्लस आ जाएगा इधर, और ये आ जाएगा 8 मोल्स ऑफ वाटर। जो नीचे वाली इक्वेशन है बेटा, उसको जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये आ जाएगा 5HNO2, 5 वाटर, 5NO3 माइनस, 15H प्लस और 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आप बेटा इसको लिखें। इलेक्ट्रॉन्स देखें, इलेक्ट्रॉन से कैंसिल हो गए, और ये 16H प्लस है ना, तो 16H प्लस में से 15H प्लस कैंसिल कर दें, और वाटर देखें सारे कट जाएंगे यहाँ से, और 8 में से 3 वाटर निकल जाएंगे, 3 वाटर। अब देखें जी, ये 2MnO4 माइनस 5HNO2। अच्छा, इसके बाद आगे चले, नेक्स्ट 2Mn2 प्लस 5NO3 माइनस, और बेटा 3H2O। ठीक है जी, ये आ गई आपकी इक्वेशन। अब आपने इसमें E नॉट ऑफ सेल निकालना, तो ये फॉर्मूला लगा ले, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ रिडक्शन। बेटा रिडक्शन किस में हो रही है, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। MnO4 -1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, राइट। तो 1.5 और E नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन। ऊपर वाले की वैल्यू आ रही थी 1.52, नीचे वाली की वैल्यू है 0.94। परसों भेजे मैंने। रिडक्शन 1.52 माइनस ऑक्सीडेशन क्या आ रही है 0.94। बेटा इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा 0.58। ठीक है जी। अच्छा बेटा देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड में आपको थोड़ा ज़बानी बता रहा हूँ। जो कंप्लीट आयोनाइज हो रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड, और इनकम्प्लीट आयोनाइज हो रहा है तो वीक एसिड। ठीक है, और वीक एसिड के लिए आपको पता है हम के का एक्सप्रेशन यूज करते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट HNO2। पहले HNO2 को आयोनाइज करके देखें, H प्लस और NO2 माइनस, और यहाँ पर बेटा इसकी जो एक्सप्रेशन बनेगा H प्लस आएगा, इधर NO2 माइनस आएगा, और नीचे आएगा HNO2। आपने इसकी पीएच निकालनी है जी। अब पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच निकालने के लिए ना आपको एच आयन की कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए। तो एच आयन की कंसंट्रेशन इसी के ए की एक्सप्रेशन से निकालेंगे बेटा। ठीक है, के ए इज गिवन, ये देखें के ए गिवन है। तो वीक एसिड के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, पहले मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ। के ए इज इक्वल टू एच आयन का स्क्वायर हो जाएगा, और ये HNO2 हो जाएगा, राइट। अब आप वैल्यूज पुट करें, के की वैल्यू है 6.9 टाइम्स 10⁻⁻⁴। एच आयन बेटा आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और HNO2 आपके पास आ रहा है। HNO2 की कितनी कंसंट्रेशन है ये देखें जी, 0.15। तो 6.9 टाइम्स 10⁻⁻⁴ इंटू 0.15 इज इक्वल टू एच आइन का होल स्क्वायर। बेटा आगे अंडर रूट ले लें दोनों का, तो एच आइन आ जाएंगे आपके पास, कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन। जी बेटा एच आइन आपके पास कितने आ रहे हैं जी, 1.02 टाइम्स 10⁻⁻²। अब इसको पीएच के फॉर्मूला में पुट करें, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 1.02 टाइम्स 10⁻⁻²। तो आपके पास पीएच आ रही है 2.0। ठीक है जी, जी 1.99 या 2.0। अब देखें परसेंटेज ऑफ HNO2 मॉलिक्यूल दैट आर आयोनाइज। अब आपने पता है क्या करना है, आपको उसने कंसंट्रेशन बताई है ना HNO2 की कितनी है 0.15। तो कह रहे हैं 0.15 में से कितने मोल इसके आयोनाइज हुए हैं, आपने परसेंटेज बतानी है। तो परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला आपको पता है, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन। अच्छा, अब हमारे पास क्या ये पता है हमें कि कितने एच आइन आयोनाइज हुए हैं, ये हमें पता है। यस, ये हमें यहाँ से पता चल गया। देखिए कितने एच आइन आयोनाइज हुए हैं, 1.02 टाइम्स 10⁻⁻²। टोटल कितने थे जी, टोटल थे 0.15 इंटू 100 कर दें, कैलकुलेट करें, शाबाश।
1.02 टाइम्स 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 0.15 इनटू 100 कर दें, 6.7। सिर्फ इतना एसिड आयोनाइज हुआ है, 6.7%। ठीक है जी। बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। अ सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन पीएच, जब आप उसमें स्मॉल अमाउंट एसिड या बेस का ऐड करते हैं। अच्छा, राइट टू इक्वेशन टू शो हाउ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड NaNO2 एक्ट एज अ बफर। देखिए बफर आपको पता है क्या होता है जी। बफर जो है ना, ये वीक एसिड होता है, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। वीक एसिड उसने लिया हुआ है HNO2 और उसका सॉल्ट लिया हुआ है NaNO2। तो HNO2 बफर के तौर पर कैसे काम करेगा? ये एसिड है, OH अगर बेटा आप इसमें डालते हैं तो ये H रिलीज कर देगा, NO2 1- और वाटर। देखें असल में तो होता क्या है कि पीएच चेंज होती है जब आपके सॉल्यूशन में H आ जाए या OH आ जाए ना। आपके सॉल्यूशन में H या OH आए तो पीएच चेंज होती है। अब आपने जैसे ही OH डाले तो एसिड ने इस OH से रिएक्शन कर दिया ना, इसलिए पीएच चेंज नहीं हो रही, राइट। अच्छा, इसी तरीके से अब अगर आप एसिड डालते हैं जी, एसिड से कौन रिएक्शन करेगा? आपको पता है कि जो सॉल्ट है ये आइंस की फॉर्म में होता है ना, Na+ और NO2 1-। तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ना, NO2 1- ये एज अ बेस काम कर रहा है। अब NO2 1- जो है, जब आप इसमें एसिड ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा? HNO2 बना देगा। ठीक है, देखें आपने OH ऐड किया, OH ऐड किया या H ऐड करें। OH ऐड करेंगे तो HNO2 नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड रिएक्शन करेगा। H ऐड करेंगे तो जो सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट है जिसको आप कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, वो बेटा रिएक्शन कर रहा है और H को एब्जॉर्ब कर रहा है, पीएच को चेंज होने से रोक रहा है। ठीक है, जल्दी से बेटा नेक्स्ट पार्ट पर आ जाए। नाइट्रस एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। बेटा अगर शीरी आप NaNO2 लिखेंगे तो फिर रिएक्शन कैसे करवाएंगे? फिर जरा ये मुझे बता दें। अगर आप लिखते हैं NaNO2 तो फिर H+ के साथ कैसे रिएक्शन करवाएंगे? कोई सूरत बन रही है? नहीं बन रही ना। तो इसलिए आपको सॉल्ट का नेगेटिव पार्ट ही हमेशा लेना होता है। पॉजिटिव से जान छुड़ाएं और नेगेटिव को लिखेंगे इक्वेशन में तो फिर आपकी इक्वेशन बैलेंस भी होगी। नाइट्रस एसिड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। बेटा डायएजोनियम सॉल्ट क्या होता है? ये देखें कि बेंजीन के साथ ये लगा होता है, दिस इज डायएजोनियम सॉल्ट। तो नाइट्रस एसिड कह रहा है अब यूज करते हैं डायएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, और दिस N2+ ग्रुप इन द डायएजोनियम कैन बी रिप्लेस विद क्लोरीन, ब्रोमीन और साइनाइड। द रिएजेंट यूज इज अ कॉपर 1 सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो X है ना आपके पास, ये X ये बेसिकली इस N2 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, एक मिनट बताइए जरा। सरोर भाई यार जरा इससे जान छुड़ाएंगे इसको जरा। एक मिनट बेटा, सिर्फ यहाँ पर एक ना वो कीड़ा सा आ गया, जरा हम उसको निकाल लें। वो इधर है सरोर भाई। ठीक है चलो, अब देखें N2 की जगह X आ गया। X कुछ भी हो सकता है। बेसिकली दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि N2 को निकाल कर उसने X लगा दिया है, क्लोरीन, ब्रोमीन या साइनाइड। आपको पता है ना कि जब बेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इन पर प्लस चार्ज आ जाता है। अच्छा, द रिएक्शन कैन बी यूज इन द सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड Z एज शोन। ये देखें जी, रिएक्शन 1 में क्या हुआ है? उसने CuCN लिया है, CuCN। X की जगह क्या लिया हुआ है? Cn। तो क्या होगा बेटा? इस N2 की जगह ये Cn आ गया है ना। अच्छा, अब आगे चलें। फिर वो ये कह रहा है कि ये जो Cn बना है ना आपके पास, इसके अंदर एसिड डाल रहा है और हीट कर रहा है। आपको बताऊं ये कौन सा रिएक्शन है? दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ये है एसिडिक हाइड्रोलिसिस, जिसमें आप नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। आपको ये बात AS में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताई गई है कि जब भी आप नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस, कैसे मुझे पता चला जी कि ये जो CN होता है ना, इसमें दो ही रिएक्शन होते हैं। या इसमें एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है तो कार्बोक्सिलिक, या इसमें रिडक्शन होती है तो ये इमाइन बना देता है। ये दो रिएक्शन ये करता है जी। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस कार्बोक्सिलिक बनाएगा और अगर इसकी रिडक्शन करेंगे तो इमाइन बनाएगा। अब देखें
यहाँ पर COOH बन गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है आगे, एक्सेस ऑफ KMNO4 डाल रहा है। आपको पता है कि बेंजीन के साथ जो साइड चेन होती है, अगर आप उसमें KMNO4 डाल दें तो वो कार्बोक्सिलिक बन जाता है। बेंजीन के साथ जो साइड चेन होती है, अगर आप उसमें एसिडिफाइड KMNO4 डालें तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। एक कार्बोक्सिलिक तो पहले से बना हुआ था, और ये जो दो मिथाइल ग्रुप आपको नजर आ रहे थे, इनकी भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ये कार्बोक्सिलिक बना देंगे, राइट। तो वो कह रहे हैं, अब आगे जी क्वेश्चंस पर आ जाएं। सजेस्ट द रिएजेंट यूज इन रिएक्शन 1, तो हम बता चुके हैं CuCl, ठीक है, CuCl आप यूज कर रहे हैं जी। श्री, आप अगर वो अल्कलाइन लिखेगा तब भी यही होगा। अगर वो अल्कलाइन लिखेगा ना, अगर वो ये लिखता है ना कि अल्कलाइन KMNO4, तो अगले स्टेप में वो H+ भी कह रहा होता है। तो एक ही बात है बेसिकली, KMNO4 जो है ना, उसने बेटा ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड YNZ एंड ड्रॉ देम, ये तो हो गया। अच्छा, ये बेटा जरा देख लें, कंपाउंड WNZ वर एनालाइज्ड यूजिंग कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स। W और Z में पीक्स बतानी है। W ये आपके पास, मैं चलिए नीचे ड्रॉ करता हूँ जरा, ये CN है, CH3 है, CH3। आपने बताना है जी इसमें कितने तरह के कार्बन है। कार्बन 13 की पीक्स देखें, आपने डिफरेंट इन्वायरमेंट के कार्बन ढूंढने। एक ये कार्बन है भाई, एक इस कार्बन की पीक आएगी। एक ये कार्बन है जी, दूसरी पीक इसकी आएगी। ये तीसरी इसकी आएगी। चौथी पीक इस कार्बन की आएगी बेटा। पांचवी इस कार्बन की आएगी। और छठी पीक इन दो कार्बन की आएगी। 6 पीक्स आ रही है। आपने डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट देखने हैं ना विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। फिर देख लें मैंने क्या किया, ये फिर देखें बेटा। ये देखें जी, आपको डिफरेंट टाइप्स के कार्बन ढूंढने। इस कार्बन की एक पीक आएगी, इस कार्बन की दूसरी पीक आएगी। ये दो कार्बन जिनका सेम इन्वायरमेंट है ना, इसके ऊपर नीचे सेम ग्रुप्स लगे हुए, इन दो कार्बन का भी बेटा सेम इन्वायरमेंट है। इस कार्बन का भी सेम इन्वायरमेंट है, और इन दो की सेम पीक आएगी। तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। बट यहाँ पर जो पीक्स आ रही हैं W के लिए 6 आ रही हैं। Z बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। Z में आप लोग अक्सर Z में आप लोग गलती करेंगे। देखें Z ये आपके पास के COOH एंड COOH। आप लोग जरा गेस करें कि Z में कितनी पीक्स आ रही हैं। जी बेटा, Z में कितनी पीक्स आ रही है जी। Z में देखें, आपको मैं बताऊं, ये और ये, इन इनके जरा इन्वायरमेंट देखें ना। यस, गुड। इन तीनों कार्बोक्सिलिक के इन्वायरमेंट सेम है भाई। इन तीनों कार्बोक्सिलिक के इन्वायरमेंट बिल्कुल सेम है। राइट लेफ्ट देखें जरा, CH2 लगा हुआ है। इसके राइट लेफ्ट देखें बेटा, इसके राइट लेफ्ट पर CH2 लगा हुआ है। और इसके राइट लेफ्ट पे देखें CH2। तो ये तीनों कार्बोक्सिलिक सेम हो गए। तो एक पीक इन तीनों कार्बोक्सिलिक की होगी, दूसरी पीक बेटा इनकी होगी, इन तीन कार्बन की। इन तीनों कार्बन पे देखें COOH लगा हुआ है ना। दो पीक्स इन तीन कार्बन की होंगी। और तीसरी पीक बेटा चेक करें, ये मैं स्टार बना रहा हूँ, ये तीन कार्बन भी सेम इन्वायरमेंट पर है। तो इसकी आ रही है बेटा 3 पीक्स। ठीक है बेटा, आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी तक ये पेपर खत्म नहीं हुआ। इसमें जो है ना, अभी क्वेश्चन नंबर 6 रहता है। 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं, N आ रहा है और Cl आ रहा है। ठीक है, अब आप जरा देखें यहाँ पर क्या है जी। ये फॉर्मूला, इन दोनों फॉर्मूला में फर्क क्या है। और एक O भी आ रहा है, शो एक O भी आ रहा है। दोनों में क्या फर्क आ रहा है। एक HCl का फर्क नहीं आ रहा है क्या। HCl का फर्क आ रहा है, आप देख सकते हैं C5H9NOCl और C5H9NO। HCl का फर्क आ रहा है। और वो क्या कर रहा है जी, स्टेप 1 में इसको वार्म किया, कोई और मॉलिक्यूल भी नहीं है। तो अब पता है क्या होगा, बेसिकली ये अपने ही मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये क्लोज चेन बन जाएगी, HCl निकल जाएगा। तो ये देखिए, CH CH3 NH C डबल बॉन्ड O
CH2 ये चीज बनी है ना। समझ आया आपको क्या किया? मैंने ये कैसे गेस किया जी? मैंने यहाँ से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला, मैंने देखा डिफरेंस किसका आ रहा है, HCl का डिफरेंस आ रहा है, फिर मैंने इसका फार्मूला ओपन करके ड्रॉ किया तो मुझे पता चला कि जो एसाइल हैलाइड का Cl है और जो इमाइन का H है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, HCl निकल जाएगा और ये कार्बोनाइल जो है ना, ये जो आपको कार्बोनाइल नजर आ रहा है ये वाला, ये इस N के साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा आगे चले क्या कर रहा है, आगे उसने लिथियम टेट्राहाइड्रो एल्यूमिनेट लिया है, ये किसको रिड्यूस करेगा बेटा? ये कार्बोनाइल, ये जो कीटोन है इसको रिड्यूस कर देगा। तो आपके पास बनेगा CH2, ये जो CO था ये CH2 में चला गया, NH और CH3 और ये क्या हुई है? रिडक्शन हुई है जिसमें, तो टी में आपने रिडक्शन कर दिया, राइट? बेटा आपने स्केलेटल फॉर्मूला लिखना है। आज की क्लास यहीं तक हम खत्म करते हैं, ठीक है? ये बेटा आपका एमाइड बॉन्ड तो यहाँ नहीं बना, दिस इज नॉट एमाइड बेटा, दिस इज एमाइन ही है, क्योंकि C डबल बॉन्ड पहले एमाइड था, ये आपका एमाइड है जी ऊपर। लेकिन आपने क्या किया जी, इस एमाइड के अंदर रिडक्शन कर दिया ना, C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर दिया बाय यूजिंग द LiArH4, ठीक है? तो बेटा आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं और कल इंशाल्लाह हम यहीं से आगे, कल तो क्लास नहीं होगी मैंने आपको बताया, परसों इंशाल्लाह जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे ना हम बेटा उसके आंसर करेंगे, ठीक है? आप लोग वो क्वेश्चंस मुझे ग्रुप में सेंड कर दें। तो वेनेसडे को इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चंस होंगे प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे जी।